सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब और कैसे आपका पेपर गया आज का। तो आज जो पेपर हुआ है एलडीसी हाई कोर्ट का, उसके आंसर लेके आए हैं। तो एक बार आप भी मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। और आप भी बता दीजिए कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। तो सभी को नमस्कार नमस्कार, है ना। पेपर वैसे बोलते सभी है कि इजी है, वो बाहर आकर एक बार लगता है इजी है ना। बाकी पेपर अच्छा है ना, बढ़िया लेवल है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं भाई एग्जामिनर को, जैसे अभी रीट का पेपर हुआ था तो लोगों को ऐसा लगा था कि बहुत इजी, थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ अभी, कि बहुत इजी है बहुत इजी है। अरे लगभग आपके अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं सरल, ताकि आपको लगता है कि सरल है। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है ना 50 सरल है, फिर आप आगे और कर देते हो। तो उसमें से जितने आप फिर जितने नंबर आप लेके आते हो ना, फिर आप दे भी देते हो, है ना। तो पेपर का जो एवरेज हम इसको कह सकते हैं। बाकी एक एक आंसर अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं ना। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से है, गोविंद सिंह जी नमस्कार। गणतंत्र दिवस 2023 को नई दिल्ली में हुई समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। अच्छा मैं थोड़ा सा एक तरफ हट जाता हूँ। यस, एक मिनट, इसको आंसर दीजिए इसका। चलो बताइए इसका आंसर फटाफट, देखते हैं कितने इसका आंसर दे पाते हैं। बताओ। यस, हाँ जी। अच्छा अभी तक एक भी आंसर नहीं है। यस, इसका जो आंसर होगा वो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अली सीसी, है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा हमारा, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो सत्य कौन सा है कि राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अच्छा, जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था, जिस कारण इसका नाम ये पड़ा जो भी है। और बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति, अच्छा बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति, अच्छा बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति यहाँ से होने के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अच्छा, यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीकानेर पड़ा। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या हो? 102 का आंसर जी, 102 का आंसर। यस, हाँ जी 102 में। अच्छा अच्छा, वो क्या बता रहा है? बीकानेरी भुजिया। अरे वाह, ये खतरनाक लॉजिक लगाया आपने तो, बीकानेरी भुजिया वाला। चलो हाँ जी, इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलो बताओ कौन थे उच्च न्यायालय के? कमलकांत वर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, या के एन वांचू थे, या सरजू प्रसाद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके कौन है? कमलकांत वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में निम्नलिखित किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था? अच्छा, कौन थे जिन्होंने पद्म जो आपका भूषण अवार्ड है उसको लेने से मना कर दिया था? इसमें श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य है, न्यायाधिपति श्री जे एस वर्मा है, या श्री सुखदेव सिंह जी डिंडसा है, या सुश्री कृष्णा सोबती के द्वारा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 104 का जो करेक्ट आंसर होगा, यस बहुत बढ़िया श्री, बहुत बढ़िया, हाँ जी श्री बुद्धदेव जी के द्वारा यहां से ये हुआ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में खेला जा रहा है? अभी हाल ही में शायद कल भी वो एक एक वीडियो वायरल हो रहा था ना, जहां रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे। अक्सर रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनके साथ में के एल राहुल होते हैं, के एल राहुल तीनों साथ में होते हैं। तो अब की बार क्या हुआ? विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे, के एल राहुल की जगह कौन हो गए? श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो उसमें एक हो रहा था कि सदैव ही मोदी जी राहुल की जगह ही लेते हैं। जो अभी मैच भी चल रहा है तो वो अहमदाबाद में है, ठीक है। चलो अभी हाल ही में चर्चित भी है। निम्न से किस जिला मुख्यालय पर, देखो यहाँ पर बात कर रहा है जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं ना, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर जिला सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है, ये जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं ना। प्रतापगढ़ में है या बाड़मेर में है, जोधपुर में। देखो बालोतरा है, तो बालोतरा में तो देखो बालोतरा, बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ तो आपका सत्र न्यायालय है, लेकिन अभी हाल ही में 31 जिलों के अंतर्गत तो ये है, लेकिन उनमें से एक बाड़मेर जिला मुख्यालय जहां पर ये चीज नहीं है। क्लियर है? चलो तो यस बहुत बढ़िया आंसर। चलो अगला प्रश्न,
लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? अच्छा मैं इस तरफ हो जाता ताकि आपको इस तरफ से दिखेगा नहीं सही है ना। तो बताइए, अवनी लेखरा जी है, अवनी चतुर्वेदी है, सरला ठकराल है, मिंटी अग्रवाल है। बताना इसका आंसर क्या होगा? 107 का आंसर जी, अवनी लेखरा, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल, मिंटी अग्रवाल। क्या? यस, इसका आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी ना। चलो अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? भाखड़ा नांगल बांध से, पौंग बैराज से, हरिके बैराज से, जवाहर सागर बांध से ना। तो जाहिर सी बात है ये आपका भाखड़ा नांगल बांध, पौंग बांध और हरिके बैराज। तो इंदिरा गांधी नहर का जो व्यास और सतलज नदी की संगम पर बना हुआ एक बांध है जिसका नाम क्या है? हरिके बैराज है, वहां से इसे निकाली गई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? देखो सिरोही से गुजरता है, चलो ठीक है ऑप्शन बनी, उदयपुर से गुजरता है, चित्तौड़ से गुजरता है, आपका भीलवाड़ा से गुजरता है, बूंदी से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, बारा से भी गुजरता है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ दे रखा है, इसमें कोटा दे रखा है, इसमें सिरोही भी दे रखा है, जाहिर सी बात है नहीं की बात कर रहा तो पाली से नहीं गुजरता। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात? मेहरानगढ़ है, नाहरगढ़ है, सज्जनगढ़ है, या आपका लोहागढ़ है? सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात 110 का आंसर क्या होगा? देखो इसका मैं आपका वेट कर रहा हूं ना। 110 में निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात? 110 का आंसर बताइए। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, लोहागढ़, बताइए बताइए। यस, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? जी 110 का आंसर, अभी तक भी आंसर नहीं दिया। जी 110 का आंसर क्या? नाहरगढ़। अच्छा कुछ नाहरगढ़ बता रहे, यस करेक्ट आंसर नाहरगढ़ है ना। चलो सिंपल सा प्रश्न था। गोरा बादल का संबंध किससे था? गोरा बादल आपको पता है रानी पद्मिनी है, रतन सिंह है, महाराणा प्रताप है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है और महाराणा कुंभा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जी हाँ जी, रानी पद्मिनी और रतन सिंह से संबंधित है गोरा बादल। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो जाहिर सी बात है छप्पन का मैदान है वो माही नदी बनाती है जो प्रतापपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र है, और वो आपकी माही नदी बनास चंबल और ऊनी, तो छप्पन का मैदान जो है, देखो छप्पन का मैदान यहाँ पर है, जबकि आप पढ़ते हो एक छप्पन का पर्वत, छप्पन का पर्वत, छप्पन का पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर में है। छप्पन का पर्वत तो कहाँ पर है? उदयपुर में। एक आप पढ़ते हो छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन पहाड़ी, जो छप्पन की पहाड़ी ये हमारे कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये हमारे कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर होगा आपका? माही में। ठीक, अगला 113 क्वेश्चन है। और फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन देशों के मध्य हुआ? ये तो आपका आंसर बताओगे, आप बताओगे इसका ना, इसका मैं नहीं बताऊंगा ना। मेरे प्यारे गुरुजी अब कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, ठीक है। यस, ये क्या सेट से बाहर करो? क्या सर आर्य से सेट से बाहर है? देखते हैं क्या हो, जो भी है। इसका आंसर बताना। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन के मध्य हुआ? फ्रांस जर्मनी के मध्य हुआ, नीदरलैंड अर्जेंटीना, पुर्तगाल मोरक्को, अर्जेंटीना फ्रांस। तो ये तो बहुत ज्यादा समय में बनाया गया था, ठीक है। और छप्पन का पहाड़ी भाड़ में था। यस बताइए इसका आंसर। अच्छा मैं इस तरफ हो जाता हूँ ना, क्योंकि इस तरफ आपको सही से नहीं दिखेगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। 113, 113 शाबाश, 4 नंबर अर्जेंटीना। नेक्स्ट, गंगा और यमुना नदी का संगम, देखो जहां गंगा और यमुना नदी मिलती है, जाहिर सी बात है गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है, देवप्रयाग उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई, ठीक है। बनारस जैसी गंगा सागर तो सीधा आंसर क्या होगा? प्रयागराज होगा, ठीक है। चलो, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर की सभ्यता की बात करते हैं तो आइड नदी पर है, बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, कांतनी नदी पर, ठीक है। तो बागोर की सभ्यता जो हमारे है वो किसके किनारे स्थित है? बागोर की सभ्यता। जी जी फटाफट बताइए आंसर। बागोर की सभ्यता, हाँ जी, बागोर की सभ्यता आपके कोठारी नदी पर है ना। चलो, जो भीलवाड़ा जिले में ना, निम्न से कौन एक राजेंद्र अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य रहे? तो जाहिर सी बात है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा जय नारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्य लाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता।
देखो आपके जो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी है, ये एडवोकेट भी रहे थे और साथ में ये उनके संविधान सभा के सदस्य भी थे। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के, देखो ये तो भारत में इतना चर्चित रहा है, आपने देखा भी होगा कि आज चीतों ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। आज ये हुआ, आज चीते घूमे कि नहीं घूमे, आपने कॉफी न्यूज में भी देखा होगा, है ना, टीवी चैनल पर न्यूज में भी। तो जाहिर सी बात है नामीबिया से जो लाए गए चीतों गए हैं भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। पन्ना मध्य प्रदेश में, जिम कार्बेट जो है पूनो मध्य प्रदेश में, गिर है। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आपका पूनो है। ठीक है, चलो सीधी सी बात है। निम्न से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके लिए नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बोरिस जॉनसन है, जेसिंडा एंडरसन है, जेसिंडा इमरान खान। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड के है ना। चलो इन्होंने वैसा कहा था। पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान को असंगत मेल है, तो पेपर पहले ही आ गया था सर ना, मेरे पास पहले क्यों नहीं आया था भाई, पेपर तो देने के बाद मेरे पास आया था, है ना। ठीक है, सिलीसिर अलवर में सही बात है, आमेर का किला जयपुर में सही बात है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। ये कहां पर है, अजमेर में। तो इसके असंगत पूछ रहा है, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गणगौर पर्वत घोर की पूजा, घोर गबर की पूजा होती है किस देवी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ पार्वती का है, माँ सरस्वती का है, या गंगा का है। तो बताइए इसका आंसर। हाँ जी, देखते हैं इसका आंसर। जी जी, ठीक है, ओके। किसका है, माँ पार्वती। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा वो दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर फेंक दिया, है ना, धक्को दिन बार काट दियो, जा है, जा 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 जा, है ना। हिंडनबर्ग है, मार्क हिंडेनबोरिस है, जोजेफ है, हिंडन है, या हिंडन एलिसबर्ग रिपोर्ट वैसे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। चलो, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, भूमध्य सागर से। बता दोगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप बता दोगे। ठीक है, अगर आपने हमारे से पढ़ा होगा तो भी बता दोगे, और आप किसी दूसरे से पढ़ा होगा तो भी बता दोगे। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, अरब सागर नहीं है आदमी, भूमध्य सागर है। ठीक है, चल, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ठीक है, दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, राफेल मिराज, सुखोई राफेल, सुखोई मिराज, सुखोई मिराज, राफेल मिराज, सुखोई राफेल, है ना, तेजस मिराज। 120 राइट है, अरे वाह शाबाश, बहुत बढ़िया है आपके तो सिलेक्शन 120 यानी 150 से 120 इसका मतलब 80%। अरे वाह जी, बात किया आपने। क्या आंसर होगा, सागर माता, यस, नहीं 124 का आंसर, यस, हाँ जी, सुखोई तनाव मिराज। चलो अगला प्रश्न, मेवाड़ पर्यटन पर्वत से संबंधित, देखो ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अपने 10 पर्यटन सर्किट आते हैं, उनमें से मेवाड़ आता है, तो जाहिर सी बात है माउंट आबू खुद एक सर्किट अपने अपने है ना। तो कुंभलगढ़ आता है इसमें, नाथद्वारा भी आता है इसमें, डूंगरपुर भी आता है इसमें, ये नहीं आता किसमें, मेवाड़ पर्यटन परिपथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ओके, क्योंकि माउंट आबू खुद अपने आप में एक सर्किट है। ठीक है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बताइए नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, क्यू डोंग्यू, अब्दुल्ला शाहिद, अमीना बिन मोहम्मद। माउंट आबू कौन है, मेरे 151 राइट है। प्रभु आपको 2 बार नमस्कार, आपके 150 में से अच्छा इतने सही का है, क्योंकि अब की बार ये जो एक बढ़ रहा है ना, जब ये दोबारा पेपर देने जाएगा ना, तब वो मांगेंगे, जो अधीनस्थ बोर्ड है ना वो माइनस मार्किंग करके आया होगा, ये बोला ना 151 सही है, तो अब की बार जब जाएंगे ना ये, तो बोला भाई पहले माइनस है वो दे नंबर, फिर दे तू पेपर। ठीक है, यस, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, 126 का करेक्ट आंसर बताइए। यस, 126 में, हाँ जी, एक नंबर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। ठीक है,
भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन, भुगतान आदि करने के लिए मोबाइल ऐप है। ई पासपोर्ट सेवा, उदयम भारत, एम पासपोर्ट सेवा, उमंग, उमंग इंडिया ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 127, 127। हाँ जी, 127 का आंसर बताना। हाँ जी, इसका आंसर होगा 3 नंबर ना। चलो, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? जाहिर सी बात है, कपास में वैसे गुजरात, महाराष्ट्र का नाम आता है, तो महाराष्ट्र भी ऑप्शन में दे रखा, गुजरात भी है, डूंगरपुर तो वागड़ सर्किट में है, नवलगोड़ा डूंगरपुर तो वागड़ सर्किट में है। जो ये कमेंट कर रहा है ना, उनके लिए कि उनके लिए एक अलग सर्किट बनाया गया है। वागड़ सर्किट एक अलग सर्किट है और मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत ही डूंगरपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, और जो आप बात कर रहे हैं माउंट आबू, अपने आप में कुछ सर्किट है, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर है। आप बोल रहे हो कि सर डूंगरपुर वागड़ में, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, डूंगरपुर वागड़ में है। वागड़ सर्किट उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र से अलग बनाया गया है, वो एक अलग सर्किट है, और ये जो वाला सर्किट है ये एक अलग सर्किट है, क्योंकि माउंट आबू का खुद का अपना एक सर्किट है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर। नवल, जो भी इसका, सर प्लीज आपसे ज्योग्राफी पढ़ना है, सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है। गुजरात, ठीक है। किस जिले में लाल लोमी बढ़ता है? तो लाल लोमी, रेड लोमी की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है उदयपुर में ना, झालावाड़, उदयपुर, चूरू में होने से नहीं। ठीक है, चलो, बंधन एक्सप्रेस, शायद देखो कभी कभी ऐसा होता ना कि जैसे आज क्या वार है? संडे है। कल की जब क्लास थी, ऑफलाइन क्लास थी, तो उस ऑफलाइन क्लास में ये दोनों एक्सप्रेस के बारे में मैंने लिखवाया था। ये दोनों एक्सप्रेस है ना, जो कल वाली क्लास थी उसमें, ऑफलाइन क्लास में बंधन एक्सप्रेस के बारे में लिखवाया था और मैत्री एक्सप्रेस के बारे में लिखवाया था। और बंधन और मैत्री पाकिस्तान के साथ तो हो नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो ये किसके साथ में है? हमारे बांग्लादेश के साथ। और ये भी बताया था कि मैत्री बंधन इसके साथ में जैसे थार एक्सप्रेस है, और एक इसके साथ में समझौता एक्सप्रेस हो रहा है जो पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, चलो, कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? चलो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? वैसे तो देखो एक चीज देखो, मालवा का जो पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। वैसे तो कहीं ना कहीं मालवे के पठार का संबंध प्रायद्वीपीय पठार से है, लेकिन इसने ये पूछा है कि कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, शाबाश। देखो, आप में से इसका बहुत सारे आंसर गुजरात बता रहे हैं, इसका आंसर जो है महाराष्ट्र है। इसका लॉजिक में देखिए, महाराष्ट्र इसलिए इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जैसे हमने आपको पढ़ाया होगा, एक तो विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला है। देखो सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा और एक विंध्याचल पर्वतमाला, तो जाहिर सी बात है कि विंध्याचल पर्वतमाला इन दोनों के मध्य मालवा का पठार। तो मालवा का पठार कुछ भाग गुजरात के अंतर्गत, राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, और मध्य प्रदेश में तो ये खुद है इसी ना। तो यहाँ मालवे के पठार का फैलाव की बात कर रहा है, ठीक है, तो फैलाव की बात कर रहा है, तो यहां से फैलाव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बता दें, देखो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में है। क्लियर, फैलाव नहीं है महाराष्ट्र। ठीक है, ओके जी। हो सकता है आप में से इसमें बहुत सारे गुजरात भी करें, लेकिन गुजरात इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, चलो, फैलाव नहीं है। चलो अगली बात है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी राजस्थान से नहीं था? अच्छा, 100, चलो इसका आंसर बता देते हैं फटाफट फटाफट। निम्न से कौन सा स्वतंत्र सेनानी राजस्थान से नहीं था? 132, 132 का आंसर बताना, 132 का आंसर जी। 4 स्वतंत्र राजस्थान से, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश। चलिए, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? जाहिर सी बात है जगदीप धनखड़ है, जो इनके अध्यक्ष है ना। इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ किया था? शेरू इसका शुभारंभ था, करेक्ट आंसर इसका शेरू है। ठीक है, चल इसके बाद में, अच्छा ये वाला आ गया, चलो इसको सम्मिलित करते हैं। देखो जैसे आपको पता है कि एसीसी सीमेंट है, श्री सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। बताओ इसका आंसर।
बताइए। यस, देखो वैसे हम देखते हैं ऐसे सीमेंट अजमेर, बूंदी, सिरोही, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, 3 नंबर। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहां पर स्थित है? श्रीनगर में, संसद भवन में, इंडिया गेट में, राष्ट्रपति भवन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। ठीक है। चलो सर, हाईकोर्ट एलडीसी सही रहेगा या, देखो ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो लंबा रिवर क्रूज जो होगा वो आपका कौन सा होगा, गंगा विलास क्रूज का, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ है? तो सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो वो आपके करौली में आए थे, सर्वप्रथम की बात कर रहा है, ठीक है ना, करौली के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। देखो राजस्थान राज्य की स्थापना हो सकता है कि आप में से, देखो राजस्थान 30 मार्च को राजस्थान पेपर इजी था। देखो पेपर आनंद यादव है ना, लगभग आपके ये जो 150 क्वेश्चन है ना, इनमें 50 क्वेश्चन ऐसे तो जो इजी होते हैं, लेकिन उन 50 क्वेश्चन की वजह से पेपर इजी नहीं हो जाता, वो सबके लिए होता है। ठीक है। फिर जब अंदर, तो जब पेपर अंदर देते रहते हैं ना, तब तो लगता है इजी इजी है, तो हम ज्यादा कर देते हैं, और जब ज्यादा कर देते हैं तो -4 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका 30 मार्च को 1949 में राजस्थान। ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जाहिर सी बात है बिहार का सबसे ज्यादा है। ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पर लोग। ठीक है। राजस्थान में अबुझ सावा है, सब जानते हो अबुझ सावा, आका तीजे। ठीक है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? सेडू। वैसे सेडू तो, सेडू नाम सुना क्या? सेडू था लोक देवता देवनारायण जी, उनकी माँ का सेडू खटानी ना। अजमाल जी थे, गोगा जी थे, लोहाट जी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सर एनसीईआरटी यूट्यूब पर लाइव करवा दो ना प्लीज सर, हम भी पढ़ लेंगे। तो आप तो वैसे भी पढ़ सकते हो। चल यस, अजमाल जी, हाँ जी, ये तो बचपन में इनकी मूवीज काफी देखी होगी, ये तो सब बच्चों को पता होगा है ना। जब हमारी टाइम तो मूवी यही देखते थे, या तो रामदेव जी की मूवी दिखा देते थे या देवनारायण जी की मूवी दिखा देते थे। ठीक है। तो ये तो अजमाल जी तो भरे पड़े रटे पड़े। हाँ जी। राजस्थान इनमें से कौन सा क्षेत्र पेट्रोल भंडार से नहीं है? देखो वैसे यहाँ से हम बात करते हैं डांडे वाला जो है ना, डांडे वाला ये प्राकृतिक गैस के लिए, बाकी जैसे रागेश्वरी वैसे गैस के लिए भी है और पेट्रोल के लिए भी है, लेकिन ये वाला प्राकृतिक गैस के लिए। ठीक है। चलो, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था 144 144 दो। हाँ जी, रेत समाधि। चलो अब देखो कितने शानदार प्रश्न है। अब ये प्रश्न, चलो, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सुंडा पर्वत सब जानते हो। ठीक है। को राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान जिले में सुंडा पर्वत नहीं है, इससे बोल रहा हूँ। ठीक है। पाली में नहीं है, आपका जो सुंडा पर्वत है वो झालोर के अंतर्गत है। ठीक है। चलो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधग अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियो सिरिर तजेसन में रे। वाह, यस, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर बताइए? जूनागढ़, सोनारगढ़, लोहागढ़ या बट एक 2 नंबर है ना, सोनारगढ़। चलो अगला प्रश्न। वर्तमान भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है? कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है ना। चलो अगला प्रश्न। निम्न से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? झालावाड़ का हुआ, सांचौर का हुआ, अजमेर का हुआ, सीकर का हुआ? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अजमेर। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा? देखो आप गुरु नोट्स सीखे थे, शानदार प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न। आप गुरु नोट्स ऐप में जाके देखिए, गुरु नोट्स ऐप, आप गुरु नोट्स ऐप पर जाके देखिए, आपको सीधा सा सीधा ये प्रश्न मिल जाएगा, जहां सीधा सीधा लिखा गया है। ठीक है। ये प्रश्न शायद आपको किसी, मतलब अगर आपने मेरे से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मैंने वहां पर भी पढ़ा है कि निम्न में से कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ में सीमा को छूता है। और वो ये सोनभद्र है कहां पर? ये सोनभद्र पड़ता है यूपी में, ये यूपी का जिला है। और आप भारत का मैप देखते हो ना, तो भारत के मैप में उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से दिखता है सोनभद्र जिला,
ठीक है, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सोनभद्र है, सीधा सीधा है ना। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो लास्ट वाला हमारा जीके का प्रश्न होगा, फिर इसके बाद में हम हिंदी वाले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ठीक है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया था? स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, भारत रत्न के नाम पर, परमवीर चक्र विजेता के नाम पर, पद्म विभूषण विजेता के नाम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यस, यूपी। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग तो है ना, तो इसका आंसर बताना। यस, अरे नेगेटिव मार्किंग तो है ना। चलो, परमवीर चक्र विजेता। तो ये हमारे जीके के क्वेश्चन है। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे। तो आशा करता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सही हुए होंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो हिंदी के आएंगे, और हमारे हिंदी वाले सर है संदीप जी, सर आप जानते होंगे। ठीक है, परिचय का मोहताज है नहीं, तो अब वही आ रहे हैं, आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हिंदी हिंदी वाले प्रश्न ना। अब जान जाएंगे, बहुत मेहनत करो दी। चलो, तो एक मिनट, चलो ठीक है, अब हिंदी वाले सर आएंगे, तो सर आइए आप। एक यस, तो सर और धन्यवाद नारायण जी सर। तो विद्यार्थी देखिएगा, हिंदी का जो पेपर है वो बिल्कुल लेवल का रहा है, ज्यादा कठिन भी नहीं कह सकते हम, 2-4 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सिंपल सा रहा है। तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि जल्दी से अब आपको प्रश्न बताना है, क्योंकि समझाना तो क्लास में हो चुका है। अब सीधा सीधा हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है ये पूछा गया है विद्यार्थी। इसमें देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु बिल्कुल होता है, और ये जो शिव है ये अज नहीं होता है, शिव जी के लिए अज का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले प्रश्न का जो है वो विकल्प नंबर 3 को हम सही ठहराएंगे। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, शुद्ध पूछा है, अर्थ युक्त शब्द युग्म है, जिसका अर्थ सही है वो पूछा है विद्यार्थियों। तो अर्थयुक्त मतलब सही पूछा है। तो सही के लिए अपन बात करें तो जरा ये होता है, बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था होता है, और जरा थोड़ा सा होता है, उसके लिए भी होता है अर्थयुक्त शब्द युग्म, यानी मतलब इसके लिए सही पूछा गया है अपने, तो ध्यान रखना है। इसका उत्तर है वो हम 4 नंबर करेंगे। शब्द अर्थ युक्त शब्द युग्म है, सही अर्थ जिसमें दे रखा है वो हमें पूछना है। ठीक है, हाँ, ये परिवर्तन ये तो शब्द ही नहीं होता है। और देखो, राज रहस्य होता है, ये राज शासन, तो ये राज जो रहस्य होता है, ये राज जो होता है राजनीति, राजनीति जो शासन होता है उसमें राज पूरा आएगा, इसमें जो नुक्ता चिन्ह लगा है ये गलत है। ठीक है, हाँ, अगर प्रश्न ऐसा होता कि अर्थ युग्म सही नहीं है तो हम कह सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में 2 उत्तर भी है वो सही हो रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से यदि हम प्रश्न को पढ़े तो 4 नंबर उत्तर को ज्यादा सही मानेंगे, क्योंकि प्रश्न में अगर आ रहा है तो उसमें हम काट छांट नहीं कर सकते, उसके हिसाब से ही आंसर बताना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? ध्यान रखना, इसमें पतंग पूछा है, तो आकाश, पक्षी, सूर्य, ये जो शलभ है ये विद्यार्थियों पतंगा का है। किसका है? पतंगा। ध्यान रखना, पतंग और पतंगा, ये जो कीट पतंगा जो होता है ना, जैसे मतलब बारिश वगैरह होता है, जो लाइट होती है घर पे, बल्ब होता है, उसके पास जो मंडराते हैं, उस पतंगा के लिए, तो उसके लिए शलभ शब्द होता है। तो इसके हिसाब से जो उत्तर है वो हमारा ये 4 नंबर होगा, ये पतंगा का होता है। पतंग जो शब्द है वो अलग है। 4 नंबर प्रश्न देखो, उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द बिल्कुल सिंपल है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है, तो बिल्कुल हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य वो होता है कर्म के अनुसार जिसमें क्रिया बदले। तो सीता कर्ता के अनुसार बदल रहा है, चिट्ठी भेजी गई है, बिल्कुल 1 नंबर होगा। तो आपको नया समझा करके सीधा सीधा मैं उत्तर बता देता हूं, तो 5 का विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। 6 नंबर की ओर चलते हैं। अनुरक्त का विलोम पूछा है। अनुरक्त,
अनुरुक्त का मतलब है किसी के ऊपर आसीन हो जाना, तो इसके लिए हो जाएगा अनुरुक्त का विरक्त हो जाएगा, 6 का विकल्प नंबर 2। 7 नंबर में चलते हैं, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग के लिए हम उत्तर यदि पता करें तो योग के लिए क्या होता है, वियोग होता है। क्या होता है, वियोग होता है। फिर है मरने की इच्छा हेतु, मरने वाला नहीं है, ओनली मरने की इच्छा रखने वाला होता है। और ऑफलाइन क्लास में ये बहुत बार ये बातें आपको बताएगी, मुमूर्षा होता है जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है, ये मरने वाला नहीं होता है। साथ साथ में आप भी आंसर देते रहा करो, आपके उत्तर किस प्रकार से हो रहे हैं। अरुण का अर्थ नहीं है, किसका पूछा है, अरुण का अर्थ नहीं। अरुण का अर्थ लाल होता है, तो जब सुबह सूर्य उगता है तो सूर्य का कलर भी लाल होता है, वो प्रभात जो माहौल होता है वो भी लाल होता है, ये भी लाल है। तो सोना है, ये सोना जो है वो पीला के रूप में अर्थ देता है, तो ये लाल के रूप में पूछा है, तो 9 का जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, प्रश्न संख्या लगा करके उत्तर दिया करो। खग जाने खग की ही भाषा, ये कई बार अपने मारवाड़ी कहावत भी है कि गूंगे की मां गूंगे की आवाज समझ जाती, वही बात है। फालतू आदमी ये गलत है, पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, विद्वांस भी भाषाओं का ज्ञाता होता है। यहाँ लोकोक्ति बनाई है तो वो प्रचलित बात होती है, प्रचलित बात यहाँ ये निकटतम इसका अर्थ होगा कि चालाक ही चालाक की बात समझता है। यानी जो चतुर व्यक्ति होता है वो कोड वर्ड में ही बात कर लेता है। कई बार हम मूवी वगैरह देखते हैं तो वो नेता होते हैं या उसमें बड़े विलन जो होते हैं वो कहते हैं कि कितनी पेटी में काम करना, तो पेटी का मतलब वो समझ जाते हैं। तो चालाक ही चालाक की बात समझते, तो ये उत्तर है वो ज्यादा सही होगा। 11 देखो, संधि से निर्मित शब्द है, संधि से सही कौन सा है। यहां देखो गलत हो गया, एक मात्रा आनी चाहिए थी, यहां अभ्यंतर गलत है, अभ्यंतर आना चाहिए था। इस प्रकार से इसमें मात्रा बड़ी आनी चाहिए, तो ये विकल्प है। बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, तो ये महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वरी हो जाएगा और इसके अंदर वृद्धि संधि है, तो 11 का भी उत्तर है वो 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, यानी बेटा कह रहा है घी तो किसने खाया, बाप ने खाया, और बेटा उसका हाथ सुंघा रहा है कि मेरे बाप ने जो घी खाया ना, वो जो उसकी सुगंध है घी की वो मेरे हाथ में भी आ रही है। तो मतलब कार्य कोई और करे और उसका अर्थ है या उसकी कोई सार्थकता है वो किसी और को प्राप्त होना। तो देखो, दूसरों की कीर्ति पर डिंग मारना, निकृष्ट व्यक्ति कभी सुखी न होना, पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, बिना प्रमाण के अपनी बात कहना, तो यही है दूसरों की कीर्ति पर डिंग मारना, यानी दूसरी की अच्छाई पर अपना ही कार्य करना। तो दूसरों की कीर्ति है उसके ऊपर झूठी बातें करना, तो पिताजी ने घी खाया वो अपना हाथ सुंघा रहा है, तो 12 का है वो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। 13 नंबर देखो, अशुद्ध युक्त शब्द बताना है। इसमें देखो, इसमें एक बात और देखना, आभरण जो होता है, आभरण जो होता है ये आभूषण के लिए भी आता है, ध्यान रखना इसके अंदर। वे इसमें जो पेपर बनाया है उसका सही आंसर क्या मानेंगे वो देखो, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। यहां जो मतंगी है, ये मतंगी जो है ये देवी के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है, देवी के लिए बोला जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसने पूछा है अशुद्ध अर्थयुक्त, तो आभरण जो होता है तो वो आभूषण सोना गहने के लिए होता है और मतंगी जो होता है वो देवी के लिए होता है। तो यहां दोनों में थोड़ा सा संशय है, उसके सबसे याद करें तो आभूषण के लिए है वो 13 में 1 नंबर विकल्प ही हम सही मान सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। वैसे ये मतंगी है वो देवी के लिए आता है, मतंगी जो है वो देवी के लिए आता है। तो देखना यहाँ हाथी का सवार दे रखा है, तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, जो पेपर है उसके हिसाब से पता देखना पड़ेगा कि इसके आंसर की क्या सही मानी जाती है। क्योंकि एक बार जब बच्चों का किसी ने एक सही किया है तो उसके लिए बी बता रहे हैं, तो फिर वो गुस्सा होगा कि गुरुजी ये ऐसे नहीं हो सकता है। हम अपनी बातें बता रहे हैं देखो, क्योंकि जो एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है उसके आंसर की भी बनाई है, अंतिम निर्णय देखो वही होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं दोनों के लिए ज्यादा सही मेरे हिसाब से 1 नंबर होना चाहिए। 14 में चलते हैं, कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है वो पूछा है। जानने की इच्छा जिज्ञासु है, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, मंत्रणा नहीं होती है।
नापाक इरादे से की जाने वाली संधि होती है, यानी बुरे व्यवहार से किसी के साथ संधि करना, तो इसका विकल्प नंबर है वो 2 ही होगा। मंत्रणा नहीं है, बुरे तरीके से किसी के साथ संधि करना, कोई राजा है किसी दूसरी रानी को लेकर के भाग जाता है, युद्ध करता है, तो उसके लिए आता है दुर्वी संधि। ठीक है, हाँ जी। 15 नंबर प्रश्न देखो, सही संधि विच्छेद नहीं है। क्या पूछा है? सही संधि विच्छेद नहीं पूछा है। तो देखो इस प्रश्न में भी देखो, ये भी आपका प्रश्न गलत होने वाला है, इसमें भी आपको 2 उत्तर मिलेंगे। देखो पहली बात तो ये दोनों तो क्या है? सही है। ये दोनों तो क्या है? सही है। इसके अंतर्गत देखो, इसमें ये विसर्ग नहीं आना चाहिए। नी के साथ में ये जो विसर्ग लगा रखे हैं ना, नी के साथ ये विसर्ग लगा रखे हैं, ये गलत है। या फिर हो सकता है मेरे पेपर में किसी बच्चे ने विसर्ग लगा दिया, जो पेपर में बच्चा करके आया है उसने विसर्ग लगा दिए और अन्वित है। इसका जो विच्छेद है वो अनु प्लस में इत आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यण संधि का नियम है, तो अनु प्लस में इत आना चाहिए। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा नी के आगे विसर्ग लगा हुआ है, ये तो हो सकता है किसी बच्चे ने लगाया हो। ठीक है, और ये तो अगर इसमें विसर्ग लगा है तो आपको इसमें बोनस मिलेगा, प्रश्न डिलीट हो जाएगा क्योंकि 2 उत्तर है। अगर इसमें विसर्ग नहीं लगा है तो फिर विकल्प नंबर 4 है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी है, इसमें भी आपको गुस्सा होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बात समझ रहे हो ना? ये दोनों है वो बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा हमें देखना है, दोनों का अर्थ मैंने बता दिए है। क्यों? न्यून का जो संधि विच्छेद होता है वो डायरेक्ट सीधा होता है नी प्लस में ऊन। यण संधि है, ई का यह बनता है, आपको पता ही है। इसमें यहां भी देखो, ये भी गलत है, अनु प्लस में इत आएगा, तो अन प्लस में वित कर रखा है, तो यहां दोनों के लिए डाउट है। और जो बच्चे ने पेपर देखे है उसको तो पता ही है कि यहां विसर्ग लगा है कि नहीं लगा है। विसर्ग नहीं है तो इसका विकल्प नंबर 4 उत्तर सही कर देंगे। ओके, हाँ जी। प्रश्न संख्या 16, सरल का विलोम शब्द। सरल नहीं, हाँ, विरल का विलोम शब्द पूछा है। विरल का क्या होगा विलोम शब्द? सरल होगा। ये लो, विरल सरल हो जाएगा, राइट। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आ प्लस क्रांत हुआ है। आकस्मिक जो है इसमें एक प्रत्यय है, इसमें एक क्या है? प्रत्यय है, आकर्षण है, आकार है, बिल्कुल है। तो 17 का है वो 2 नंबर उत्तर है, वो सही हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। 18 नंबर देखो, किस शब्द युग्म का अर्थ वेद क्रम से सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है ये पूछा है। निश्चल और निश्चल, निश्चल छल रहित होता है और निश्चल जो अडिग रहता है अपनी बात पर। ठीक है, नियत निश्चित होता है, नियत इरादा होता है, सम सम्मान होता है, और सम माने शांति होती है। तो परिच्छेद अध्याय ये है, इसका उत्तर गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 18 का 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक। अब देखो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध पूछा है, तो प्रति प्लस अर्पण, पुनर् प्लस आगत, आत्म प्लस अवलोकन, ये निरावलंब शब्द है, ये गलत है, ये निरवलंब शब्द होता है। ठीक है, हाँ जी, ये शब्द होता है। निर प्लस में अवलंब, इसमें ये निर उपसर्ग लगता है, निर प्लस में अवलंब, ये शब्द होता है विद्यार्थी। ये लीजिए, तो ये नीरा लगा है, ये नीरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्रलय, प्रलय का क्या होता है कि धरती उथल पुथल हो गई, प्रलय हो गए, तो वापस सृष्टि हो गया, उसका निर्माण हो गया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। 21, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो इसमें यह है, इसमें भी यह है। अब बात देखते हैं भवदीय और माननीय, इसका सही उत्तर है वो ये होगा, भवत प्लस में ये प्रत्यय होगा, और माननीय जो शब्द है इसमें मान प्लस में अन्य प्रत्यय होगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अन्य प्रत्यय होगा, तो ये विकल्प है वो बिल्कुल सही है आपका, 21 का 3 नंबर होगा। ओके जी। 22 नंबर चलिएगा, पानी का पर्याय नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो द्रव,
पानी तंबू है, जीवन है, सलील है, तो द्रव इसका हो जाएगा। ठीक है, ओके। 23 नंबर, विलोमता नहीं है, नहीं विलोम का भाव किसमें सही नहीं है, ये चीज देखो। लंबा चौड़ा, ये एक ही बात है, लंबा है चौड़ा है, एक ही बात है। लंबा का ये इसका उत्तर यहीं से सही हो जाएगा। जिसका वर्णन करने योग्य हो वर्ण्य होता है, जिसका वर्णन नहीं होता है वो अवर्ण्य होता है। ठीक है, हाँ जी, हार जीत होता है, लव्य अलव्य होता है, बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प नंबर 23 का एक है वो सही हो जाएगा। 24 में अशुद्ध वाक्य देखना है। यहां देखो, अश्वमेघ नहीं अश्वमेध होता है। ध्यान रखना, ये गह नहीं आता, धय धनुष आता है। ये धय धनुष के कारण ही गलत है, ठीक है ना, इसलिए इसका विकल्प नंबर है वो 24 का एक ही हो जाएगा। ओके जी। 25, यहां देखो, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म झक सनक, जस मछली, रंजक चित्रकार है, रजक धोबी है, अज ईश्वर के लिए आता है, अजा बकरी के लिए आता है, जरट वृद्ध है। ये जठर गलत है। जठर का अर्थ पेट होता है। कई बार बोलते हैं ना कि जठर अग्नि लगी है, पेट में आग लगी हुई है, तो ये जठर के लिए पेट होता है, न कि अग्नि होता है, ध्यान रखना है। तो ये 25 का 4 नंबर जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, राइट। 26 चलते हैं। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण पूछा है। नर बलि, नर के लिए बलि, हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव आदि है, ऋषियों में जो राजा है। ये जो नर बलि है ना, नर के लिए बलि नहीं है, नर की बलि आता है। नर की बलि 26 का विकल्प नंबर 1 होगा, नर की बलि होगा। ध्यान रखना, संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग है वो यहां किया गया है। हिंदी थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, देखिएगा 27, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? यहां देखो, उच्छ्वास है वो गलत हो गया क्योंकि 6 के नीचे हलंत नहीं लगा है, ठीक है। हाँ जी, अंतर जगत ये गलत है क्योंकि रे है वो यहां आना चाहिए, शब्द गलत हो गया है। दिव्यारातर, सेथिले, कौनते, यहां ये तड़ित गलत है। ये विकल्प है 27 का 1 नंबर सही है। ये सेथिले बिल्कुल सही है, शिथिल शब्द होता है इसमें, मूल शिथिल में ये प्रत्यय जब जुड़ता है तो सेथिल्य हो जाता है। 27 का है वो विकल्प नंबर 3 है, वो एकदम राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, प्रश्न संख्या 28, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो हाथ कंगन को आरसी, क्या वे हाथों में जब कंगन पहन रखे तो हाथ में बिल्कुल दिख जाता, तो इसको दर्पण में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 28 का है 1 नंबर उत्तर है वो सही हो जाएगा। 29, ये भी प्रश्न देखो, प्रश्न में भी कहीं कंफ्यूजिंग है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी अशुद्ध पूछा है। इसमें देखो, त्योहार बिल्कुल ठीक है, त्योहार में एक मात्रा आती है। यौवन बिल्कुल ठीक है, बेचैन बिल्कुल ठीक है, सौष्ठव बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा है? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध पूछा है। सभी अशुद्ध पूछे तो ये एक तो चारों में सही है, तो फिर इसका उत्तर क्या माने? ये पदोन्नति जो शब्द होता है ये गलत है। पदोन्नति जो होता है ये शब्द होता है पदोन्नति, पद प्लस में उन्नति, इसमें गुण संधि होती है। गुण संधि है तो इसमें 1 मात्रा आएगी, इसमें 2 मात्रा दे रखी है, तो ये इसका उत्तर है वो सही करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सभी शब्द अशुद्ध नहीं है, एक ही शब्द इसमें अशुद्ध है। इस प्रकार से प्रश्न देना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी, 30 नंबर देखो, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, हाँ जी, स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, ठीक है। सुख में आसक्त, सुधा से सिक्त, सुर के लिए ताल, तो इसके लिए सुर के लिए ताल नहीं, सुर ताल आदि आएगा, सुर के लिए ताल नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ जी,
सुर में ता, ये गलत है, तो इसका विकल्प नंबर है 30 का 4 हो जाएगा। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है तो अनुचित नहीं है, इसमें अन उपसर्ग है। क्या है इसमें? अन उपसर्ग है, अनुचित है। 32 गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि पूछा है तो महोत्सव है, महापलस उत्सव है। इसमें देखो गुण संधि, इसमें दो मात्रा है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो महोत्सव है, ये हो गया। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। शीत में तय, शीतल, पीतल, श्यामल, ये जो काजल है ना, का प्लस में जल, जैसे कापुरुष पढ़ते हैं आप, कापुरुष पढ़ते हैं, कायर है जो पुरुष, यानी काला है जो जल वो काजल होता है। काजल क्या होता है? काला होता है, काला है जो जल। तो 33 का 4 नंबर विकल्प है वो सही होगा। ओके 34 अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगो, अशुद्ध पूछा है तो प्रणय प्रेम होता है, प्रणय भी विवाह होता है, आश्रय, आश्रय हृदय नहीं होता है, आश्रय आश्रय स्थान के लिए होता है, हृदय नहीं। काश ये लंबी घास होती है, काश ये खांसी भी होती है, ये वृक्क भेड़िया बिल्कुल होता है, ये वक्र टेढ़ा या तिरछा होता है, तो ये जो है आपका गलत है। ये आश्रय, ये यहां तक ठीक है, ये एक कथन है, ये गलत है। तो 34 का है वो 2 नंबर उत्तर है वो आपका सही होगा। ठीक है, हाँ जी। अब बढ़ते हैं हम 35 की ओर। अन्य प्रत्यय से रहित, यानी किसमें अन्य प्रत्यय नहीं है? ये देखो, इसमें दृश्य धातु है, दृश्य प्लस में अन्य लगा है, बिल्कुल लगा है। पानी में अन्य बिल्कुल लगा है। बताओ आदरणीय और स्मरणीय, बताओ किसमें नहीं है? हाँ बिल्कुल, काश बिल्कुल घास होता है, काश के लिए घास होता है, कांस वो चंद्र बिंदु आती है वो खांसी के लिए होता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो यहां इसके अंदर देखो स्मरण जो शब्द है ये प्रत्यय है, बताओ, या फिर पानी है, पानी में नीय प्रत्यय नहीं है तो इसका विकल्प है 4 नंबर है। बच्चे इसका बता रहे हैं तो स्मरणीय है, इसका विकल्प नंबर 4 है, वो ज्यादा सही होगा, तो विकल्प नंबर 4 कर लेना भाई। 36 कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, कर्मवाच्य उदाहरण नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा दे रखा है धूप में चला नहीं जाता, ये भाव है, भाव, क्योंकि कर्म वाच्य में क्या होता है? कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो धूप में चला नहीं जाता। 36 का 3 नंबर उत्तर है वो सही हो जाएगा। 37 किस विकल्प में संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? अर्थ भेद है वो सही नहीं है ये बताया है, तो बताएं। निर्झर और निर्झर ये एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं भाई, ये एक दूसरे के क्या दे रखे? उल्टा दे रखा है। तो निर्जर और निर्झर ये एक दूसरे के क्या दे रखा है? अपोजिट दे रखा है, उल्टा दे रखा है। बाकी प्रणय प्रणय विवाह प्रेम बिल्कुल होता है। हाँ जी, अनिष्ट अनर्थ जो होता है, जो अच्छा नहीं होता है उसे अनिष्ट कहा जाता है, निष्ठा रहित होता है। तो ये 37 का हो जाएगा। 38 किस विकल्प में एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, देखना है वहां पर। तो इसमें देखो ये नहीं है, इसमें एक तो निर है और दूसरे में निश है, तो 38 का विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? किसका पूछा है भाई? बादल का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो ये जो घट है ये गढ़ा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? घड़ा का।
घड़ा जानते हो, मटका, तो ये मटका का पर्यायवाची है, इसमें ध्यान रखना, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार जो है ये बिल्कुल गाय का नहीं है, सुर भी गाय होती है, धेनु होती है, गऊ होती है, ध्यान रखना है। तो ये 40 का 1 नंबर मंदार है, वो आपका गलत हो जाएगा। 41, किस विकल्प में मुहावरा का अर्थ असंगत है? मुहावरा का अर्थ है वो असंगत पूछा है। सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, सिर पर कफन बांधना, ठीक है। ये जो शब्द दे रखा है, सिर पर सवार होना, सवार सिर पर होना, ये मुहावरे का है ही नहीं, ये मुहावरा होता ही नहीं है भाई, तो इसका उत्तर सही नहीं है। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, कहते हैं कि सारा दोष मेरे ऊपर ही है, तो वो बिल्कुल ये तो सही है। सिर पर सवार होना ये नहीं होता है, ठीक है, ये 3 नंबर है, ये इसका नहीं होता है। 42, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, ध्यान से सुनना। इसमें जो तादात्म्य है ये गलत है, इसमें क्यों तादात्म्य में तय है, ये भी अर्ध आता है, ठीक है। हाँ, ध्यातव्य और सान्य, इसमें हतोत्साह और धनाढ्य ये दोनों हैं, बिल्कुल शुद्ध है। इसमें हतोत्साह, हत प्लस में उत्साह, यानी जिसका उत्साह है, जिसकी चमक है वो नष्ट हो गई, उसके लिए आता है, ठीक है ना। हाँ जी, ओके, यस। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? अशुद्ध नहीं है ये पूछा है, देखो ये सर्वोपरि है, ये गलत है। सर्व प्लस में ऊपरी होता है, ये होता है सर्वोपरि में, इसमें मात्रा बड़ी है तो गलत हो गया। यहां पर भी देखो सर्वोपरि गलत है, ये भी गलत हो गया। अब उत्तर बचे 2 हमारे पास, प्रज्वलित है ये भी गलत है, तो विकल्प नंबर कितना बच गया? 3 बच गया, विकल्प नंबर 3 बच गया है, ओके। हाँ जी, शुद्ध वाक्य है, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। संभव है यह बात वह हृदय से न माने, इसमें शुद्ध पूछा है, सही पूछा है, सही कौन सा है? मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। यहां पर देखो विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है यहां पर देखो, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। संभव है यह बात वह हृदय से न माने, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया है, इसके हिसाब से विकल्प नंबर है 3 वो सही होना। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया है, ये शुद्ध है। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग यहां गलत कर रखा है, यहां विराम चिन्ह लगाया नहीं है, और यहां पर भी है के साथ वो विराम चिन्ह है, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है, व्यंजन, व्यंजन तो बिल्कुल आसान है, जगदीश हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? देखो दिनों दिन प्रतिदिन बिल्कुल ठीक है, शौक से आकुल है, सत्य का आग्रह नहीं होता, ये सत्य के लिए आग्रह होता है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है ना, क्लियर। हाँ जी, उसके बाद क्या कह रहे हो सर? 35 नंबर जो आप कह रहे हैं ना सुरभि वाला, वो मैं देखो मैं बता रहा हूं, 35 नंबर ये मंदार है, ये भी गाय नहीं होता है। क्या 35 में अन्य प्रत्यय, ये 2 अलग है। क्या नंबर बताया था इसमें तो, ठीक है ना। हाँ जी, ये जो शब्द है ना, ये मंदार भी गाय नहीं होती है, तो उसमें हिसाब से प्रश्न कौन सा वो सही माने। देखो हम तो ये 2 नंबर बता रहे हैं, बाकी जो पेपर बढ़ा रहे हैं वो क्या इसका आंसर सही मानेंगे। देखो कई प्रश्नों में ऐसे कंफ्यूजिंग दे रखी है, प्रश्न पूछ रखा है, ऑप्शन में कुछ और मिल रहा है हमें। कितने नंबर पे आ गए अपन? 44 हो गया, 45 भी हो गया, 46। हाँ, इंग्लिश वाले गुरुजी को बुलाया जाए अब, है ना। हाँ जी, 46 में आ गए। तो ये बता दिया आपको, 46 सत्य के लिए आग्रह होता है, सच्चाई के लिए आग्रह होता है। उसके बाद 47, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? हल्का, बाहरी, वियोग, संयोग,
हर्ष विस्मय ग्राह्य त्यज, ग्राह्य मैंने ग्रहण करना होता है, इसमें हर्ष और विस्मय, हर्ष का विषाद होता है, हर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो विषाद होता है, ठीक है ना। हाँ जी ओके। 48 देखो, पितृ अनुमति का संधि विच्छेद, तो पितृ प्लस में अनुमति, ये है बिल्कुल बिल्कुल इसका सही है। हाँ जी आगे कैसे आएगा पेपर सर, देखो पेपर का तो तरीका तो ऐसा ही है भाई, ये आ रहा है इसके हिसाब से प्रश्न पुटअप होंगे। देखो जहां हिंदी के प्रश्न, जिस सब्जेक्ट के प्रश्न ज्यादा होते हैं ना, तो कुछ प्रश्नों में वहां डाउट रहता ही रहता है, ये तो है ही है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देखो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं पूछा है। दूत का कार्य, दूत का कार्य दोत्य थोड़ी होता है, दूती होता है तो संदेश का काम करते हैं, संदेश वाहक होता है, दीक्षांत होता है, मुमुक्षु होता है, पाक्षिक होता है। 49 का है वो विकल्प नंबर 1 होता है। उसके बाद द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ये देखो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो विकल्प नंबर 3 है वो पांचाली का दे रखा है, पांचाली होगा इसका। अब कई बच्चों ने कम पढ़ा है तो ये भी कह देगा कि सर पांचाली का इसका सही उत्तर है, अरे पांचाली का अलग है, पांचाली अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये होगा पांचाली होगा इसका, यहां पर पांचालिका दे रखा है, इक्का प्रत्यय लगा रखा है, इक्का प्रत्यय इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये उत्तर हमें ध्यान रखना है। ओके यस, तो इस प्रकार ये हिंदी के प्रश्न हैं वो सारे हो गए हैं। कुछ एक दो प्रश्नों में जो डाउट था, समस्या थी, प्रश्न में भी कुछ अलग दे रखा था, तो इसके लिए जो हमारा जो संभावित उत्तर है वो हमने बता दिया है। और फिर भी यदि आपका कोई गलत या सही हो रहा है, अंतिम निर्णय है, जो आंसर की सही आएगी वही माना जाएगा। ये देखो एक आइडिया है कि इसके हिसाब से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इंग्लिश के प्रश्न है, तो इंग्लिश के प्रश्न के लिए गुरुजी आ रहे हैं, तो आप आराम से बिल्कुल इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे 51 से लेकर के 100 तक के। तो इंग्लिश वाले गुरुजी आओ, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। तो साथियों अभी हम इंग्लिश के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक करके करेंगे। एक दो प्रश्न इस पेपर में ऐसे भी हैं जो थोड़े से सस्पेंसिव हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इनको हम जो है सही प्रश्न इनका नहीं मान सकते। एक एक जो प्रश्न है उनकी हम व्याख्या करते चलेंगे, आप सारे साथी ध्यान से सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए हमारे पास पहला जो प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, द प्रेसिडेंट गैव हिम ए रिवार्ड, द प्रेसिडेंट गैव हिम ए रिवार्ड। इसमें साथियों हमसे पूछा गया है पेसिव, इसका पेसिव क्या होना चाहिए, इसका पेसिव क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिए इसका जो पेसिव हम करेंगे वो पेसिव होगा ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्यों ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास हमें करना है। देखो देखो सबसे पहले इसने हमें पेसिव पूछा है। पेसिव में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। देखो इसमें इस हिम को हमने सबसे पहले क्या बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है। सब्जेक्ट बनाने के बाद हमने वर्ब का यूज किया है, थर्ड फॉर्म यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, बाय का प्रयोग किया, और फिर हमने क्या कर दिया, जो इस वाक्य का हमारा सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है ना। इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमने कर लिया, इसका उत्तर बी किया है। बी क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया भाई, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं पूछी गई थी, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलो देखो आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना सेकंड नंबर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू
डायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखो आपको पढ़ना है, पहले ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे आप। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ड्रेडफुल आइडिया। क्लियर है? आपको क्या दिया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने आपको यहां, आप ध्यान रखेंगे साथियों, इन्होंने आपको ये जो दिया है, सामान्यतः क्या पूछा जाता है, सामान्यतः डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है, इनडायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां देखें, इन्होंने सेंटेंस पहले से क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। अगर आपने, जब आपने सिलेबस को पढ़ा होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा आपने, इन्होंने इसको क्या दे दिया, इनडायरेक्ट दे दिया। इनडायरेक्ट देके क्या पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। और जब भी आप बात करेंगे, देखो ये यहां से पकड़िए शब्द को, एक्सक्लेम्ड। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं तो कौन से वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद जोए, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इनमें कौन से वाक्य चेंज होते हैं? आप कहेंगे सर वो वाक्य जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, वो वाक्य चेंज होते हैं। अब ध्यान रखिए, ये जो चार इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे के सारे वाक्य कौन से हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो वाक्य होगा एक्सक्लेमेटरी, वो कौन सा होगा, चौथे वाला ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए आप पढ़ के देखेंगे कि he said what a dreadful idea it is। ये जो वाक्य हैं लगभग आपको तीनों एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहचान जो है एक्सक्लेमेटरी वाक्य यदि व्हाट से शुरू होता है तो उसके लास्ट में आपको इस तरीके के शब्द मिलते हैं, ये आप ध्यान करेंगे। और इस तरीके के शब्द को पढ़कर हमने यहाँ इस वाक्य में जो हमें इनडायरेक्ट दिया गया था, इनडायरेक्ट को हमें क्या पहचानना है, डायरेक्ट सेंटेंस पहचानना था। नरेशन का ये सेंटेंस था, डायरेक्ट कौन सा होगा इसमें सही होगा नंबर 4 वाला ऑप्शन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथी जवाब दे रहे हैं डी 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 डी, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन जो साथी जवाब दे रहे हैं उनका ठीक है। जो 3 नंबर कह रहे हैं वो गलत जवाब है। थोड़ा सा आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और फिर सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर 53। क्या पूछा गया, देखो ये थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना, इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो सुनो, देखे ऑल आई नीडेड वॉज, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्लैंक। ऑल आई नीडेड वॉज ब्लैंक 2.5 मीटर पीसेस ऑफ रेड फ्लैनेल। बाकी कुछ भी हो आगे हमें खास कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस बात को ध्यान से देखें, ये जो 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 मीटर जो लिखा हुआ है, 2.5 जो मीटर लिखा हुआ है, इसके लिए हम यहां से कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार ध्यान से आप सुनेंगे, यहाँ ए का प्रयोग नहीं हो सकता, ए का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने आर्टिकल पढ़ा तो हमने पढ़ा है कि सामान्यतः ए आर्टिकल का प्रयोग कहां किया जाता है, ए आर्टिकल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। क्लियर है, काउंटेबल तो निश्चित तौर पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, लेकिन यहाँ 2 हमने पढ़ा तो सिंगुलर नहीं है, यानी इसका मतलब कौन सा नहीं आएगा, ए तो हमारा नहीं आ सकता। अब बात यह है कि यहाँ हम THE द करें या दोज करें, तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ दोज भी हो सकता है और द भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इसकी वजह यह है क्योंकि जो द आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, जो द आर्टिकल है, वो द आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव का काम करता है। किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। हिंदी में कहूं तो किसका, संकेतवाचक सर्वनाम का काम करता है। और ध्यान रखिएगा, ये दोज भी किसका काम करता है, संकेतवाचक सर्वनाम का काम करता है। दोज भी एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है, दोज भी एक से ज्यादा के लिए प्रयोग हो सकता है, द भी एक से ज्यादा के लिए प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब मेरी राय में यहाँ द उत्तर करना गलत होगा। यहाँ कौन सा उत्तर मानेंगे हम, यहाँ जो लिखा हुआ है 1 व 2, दोनों, यहाँ दोनों किए जा सकते हैं, द भी हो सकता है और दोज भी इस वाक्य में किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। यानी जो 53 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका जो जवाब होगा वो जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा, 3 नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये प्रश्न किसका था भाई, ये एक सामान्य प्रश्न था, ग्रामेटिकल प्रश्न था, आर्टिकल से, डिटरमिनर जिसको आप कहते हैं, आर्टिकल जिन्हें कहते हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सुने ध्यान से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 54।
देखो 54 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये, इसको पढ़ने का हमें प्रयास करना है, ठीक है, और देखेंगे इसमें क्या एरर है। ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। आपको ये पार्ट चूज करना है, किस पार्ट में कौन सा हिस्सा ऐसा है सेंटेंस का जो ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली और मीनिंगली मतलब अर्थ में और ग्रामर के हिसाब से दोनों तरीके से गलत कौन सा पार्ट है। तो इस ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, फिर हमें समझ आएगा कौन सा पार्ट गलत है। देखो द टाइटल ऑफ द बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है, हो सकता है टाइटल ऑफ द बुक हो सकता है। कन्वे दैट लाइव्स जोय, यहां मुझे गड़बड़ नजर आई, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोई गड़बड़ है या नहीं। लाइव्स जोय एंड सोरोज कैन ऑफन कोएग्जिस्ट एट द सेम टाइम। मुझे इस पूरे सेंटेंस में जहां गड़बड़ नजर आई, मुझे नजर आया यहां जो लाइफ के साथ एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लाइफ के साथ एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो आपने एपोस्ट्रोफ का एक टॉपिक पढ़ा होगा, है ना। एपोस्ट्रोफ जनरली कहां लगाया जाता है? जनरली एपोस्ट्रोफ सजीव चीजों के साथ लगाया जाता है, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वहां एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है। हाँ, कुछ एक स्थितियों में एपोस्ट्रोफ का प्रयोग वहां भी किया जा सकता है जहां निर्जीव चीजें हों, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे प्रश्न होना चाहिए मानवीकरण का। किसका? पर्सनिफिकेशन एक अलंकार होता है। यदि निर्जीव चीज को सजीव की तरह बताया जाए, यदि निर्जीव चीज को सजीव की तरह बताया जाए तो हम निर्जीव के साथ भी क्या कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफर का प्रयोग कर सकते हैं, वरना प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एक शब्द देखिए, मैंने एक शब्द लिखा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैंने कहा नेचर्स लव, ये गलत नहीं है, ये ठीक बात है। नेचर्स लव, ये गलत नहीं, ये ठीक बात है, प्रकृति का प्रेम। लेकिन यहां मैंने इस प्रकृति को क्या किया है? प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को मानव की तरह बताने का प्रयास किया है, प्रकृति को मानव की तरह बताने का प्रयास किया, तो मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। अन्यथा निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहां देखें आप, लाइव्स जोय शब्द का प्रयोग किया गया है, और लाइफ और जोय दोनों ही यहां मुझे ना तो मानवीकरण प्रतीत होता और ना ही दोनों में से कोई भी सजीव है। इसलिए मेरा मानना है यहाँ पे एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस प्रश्न में जो उत्तर मानूंगा वो मानूंगा ये कि ये आपका रॉन्ग है, ये सही नहीं है। कौन सा भाई? 54 नंबर जो विकल्प है इसमें आप, हाँ, इंग्लिश में सब एक जैसे ही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे साथी मेहनत भी करते हैं, वीरेंद्र कुमार जी, है ना, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न की साथ साथ में आपको व्याख्या करके बताई जाए, ताकि आपको पता रहे कि कोई भी ऑप्शन में सही अगर टिक कर रहा हूं तो क्यों टिक कर रहा हूं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां मैंने जो सही उत्तर माना है इसका आंसर जो होगा ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली जो गलत होगा वो कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा? मैंने आपको बताया है कि यहाँ क्या किया गया भाई, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया गया है। एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सामान्यतः सजीव चीजों के लिए होता है, निर्जीव चीजों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए? मानवीकरण किया जाना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं कि जो 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं कौन से भाई? 55 नंबर प्रश्न पे। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को मेरे शब्दों में या ग्रामर की भाषा में सुपरफ्लोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरफ्लोस कहा जाता है। आप इन सर सुपरफ्लोस क्या होता है ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, सुने ध्यान से। चलिए आगे देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन। अंडरलाइन कौन सा शब्द किया? ये कह रहे हैं कि जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है उसमें से आपको करेक्शन ढूंढना है, क्या कोई करेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो साथियों, होता क्या है, जैसे एक बात बताइए, मैं अगर आपको ये कहूं कि अरे धूप बहुत गर्म है, आप कहेंगे सर ये नॉनसेंस हो गया, धूप तो गर्म ही होती है। मैंने कहा बर्फ बहुत ठंडी लग रही है, तो आप कहेंगे सर बर्फ तो ठंडी ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पढ़ के देखें, मैंने मजाक के तौर पे आपको उदाहरण दिया, लेकिन इसको पढ़ के देखें। मे आई अकंपनी विद यू टू द एयरपोर्ट, ये क्या कह रहा है? मे आई अकंपनी। क्या आपको पता है साथियों कि अकंपनी का मतलब ये होता है साथ, अकंपनी का मतलब ही होता है साथ में। अकंपनी का मतलब यदि साथ में होता है
तो यहां आपको विद लगाने की आवश्यकता नहीं है। अकंपनी के साथ विद नहीं आता, क्योंकि अकंपनी का खुद का मतलब ही क्या होता है, अकंपनी का खुद का मतलब ही होता है साथ, इसलिए अकंपनी के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। और जैसे ही कंपनी के साथ विद का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कहां हो सकता है इंप्रूवमेंट, ए नंबर में। सही क्या होगा, अकंपनी यू, आई अकंपनी यू टू द एयरपोर्ट, मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक चलने वाला हूं। ठीक है, चलो इस बात को आपको याद रखना है। यहां क्या गलती है भाई, अकंपनी में गलत है, अकंपनी के साथ क्या नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, क्योंकि अब अकंपनी के साथ क्या होता है भाई, अकंपनी का मतलब ही होता है साथ में, तो यहां आपको विद लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक शब्द बहुत बार आपने सुना होगा, रिपीट भी होता है, कम अक्रॉस, सुना होगा आपने, कम अक्रॉस, ये शब्द सुना होगा आपने। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। क्या होता है, अचानक मुलाकात होना। कम अक्रॉस शब्द कहीं भी आ जाए तो वहां क्या नहीं होता, कभी भी सडन का प्रयोग नहीं होता और कभी विद का प्रयोग नहीं होता। कम अक्रॉस शब्द जहां भी आ जाए, कम अक्रॉस शब्द जहां भी आ जाए वहां किसका प्रयोग नहीं होता, विद का प्रयोग नहीं होता। इसलिए क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मुलाकात होना, उसी तरीके से अकंपनी का मतलब भी क्या होता है, साथ में होना, इसलिए अकंपनी के साथ क्या नहीं आएगा, विद नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिर्फ अकंपनी ही आएगा। हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छी थी मोहित जी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी। चलिए आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कौन सा उत्तर सही किया अभी हमने, 55 नंबर प्रश्न में 1 नंबर आंसर सही किया है, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है इसमें वो क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन गलत है इसमें, ये ध्यान रखना। 1 नंबर ऑप्शन को हम यहाँ पिक करेंगे। ये जो अकंपनी विद है, अकंपनी विद नहीं आना चाहिए, अकंपनी डायरेक्ट अकंपनी ही आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 पे। देखो ध्यान से सुनना है आपको, क्या लिखा हुआ है, choose the prefix that meaningfully complete the sentence. Surprisingly, much of many assignments remained blank finished by the end of the week. अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कि इस फिनिश के साथ कौन सा प्रीफिक्स आएगा। हिंदी में आपने सुना होगा उपसर्ग, इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स आएगा, एकदम सिंपल है, ध्यान रखना। यहां डिस फिनिश नहीं हो सकता, मिस फिनिश नहीं हो सकता, डी फिनिश भी नहीं हो सकता। क्या होता है, फिनिश के साथ हमेशा क्या लगता है, अन लगता है, अनफिनिश। यहां क्या होना चाहिए, अनफिनिश होना चाहिए। फिनिश होता है खत्म करना, अनफिनिश का मतलब होता है जो खत्म ना हुआ हो। ठीक है ना, अनफिनिश आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 56 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं थी। प्रश्न नंबर 57, देखो भाई ये थोड़ा सा डाउटेबल है, अगर आप अच्छी किताबों में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा डाउटेबल है, आप ध्यान रखेंगे। इसने क्या कहा है, सिलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वही है, दोबारा मैंने बताया, हिंदी में जिसे आप क्या कहते हैं, उपसर्ग। हिंदी में जिसे आप उपसर्ग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऐसे प्रीफिक्स कहा जाता है। देखो ध्यान रखना है आपको, इसमें दोनों हो सकते हैं। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारी किताबों में अनफॉर्चून भी मिलता है। क्या मिलता है, अनफॉर्चून भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। अनफॉर्चून भी गलत नहीं है, और ध्यान रखिएगा मिस फॉर्चून भी गलत नहीं है। अनफॉर्चून भी गलत नहीं है, लेकिन मिस फॉर्चून भी गलत नहीं है। आप अगर रूट वर्ड आपने पढ़े हैं, अन वो शब्द है जो लगभग 80% शब्दों का विलोम शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखना, अन वो शब्द है जो लगभग 80% तक उल्टा मीनिंग देने के लिए, विपरीत मीनिंग देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अन अगर किसी ने किया है वो भी गलत नहीं है, मिस अगर किया है वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा ट्रेंड में, ज्यादा जो चलन में रहता है वो क्या रहता है, मिस रहता है। अगर आप मिस करना चाहें तो इसको मिस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने, एग्जाम करवाने वाली एजेंसी ने अगर इसका उत्तर अन माना तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि साथियों अनफॉर्चून भी हो सकता है, मिसफॉर्चून भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्योंकि हाँ बिल्कुल कुछ साथी दिख रहे हैं, सर होता है ना अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल होता है, अनफॉर्चुनेटली भी होता है, मिसफॉर्चून भी होता है, मिसफॉर्चून भी होता है दुर्भाग्यपूर्ण, और अनफॉर्चुनेटली भी होता है दुर्भाग्यपूर्ण।
पूर्ण, तो मिसफॉर्चून भी होता है। मिसफॉर्चून मतलब बुरा, कोई भी चीज बुरा हो जाना, गलत हो जाना, दुर्भाग्य जिसे बोलते हैं, मिसफॉर्चून होता है। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये भी होता है, अनफॉर्चून भी होता है, मिसफॉर्चून भी होता है। दोनों उत्तर हो सकते हैं। आप कहेंगे सर आप क्या मानेंगे, तो मेरा जवाब होगा दोनों हो सकते हैं, अनफॉर्चून, मिसफॉर्चून। लेकिन अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ से बात करें तो ज्यादा जो प्रचलित शब्द है वो कौन सा है, मिस हो सकता है। आप इसको मिस मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिपेंड करता है एजेंसी पे, ज्यादा डिपेंड करता है एजेंसी पे कि एजेंसी यहां मिस मानेगी या अन को सही मानेगी। लेकिन दोनों उत्तर हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। साथियों मैं बार बार कह रहा हूं, और हमारे जो साथी अध्यापक गण पीछे आपको सॉल्व करवा के गए हैं पेपर, उन्होंने भी कहा होगा कि हम जो आपको आंसर करवाते हैं, यदि कोई आंसर हमारे द्वारा माना जाता है तो हमने क्यों माना, ठीक है ना, वो हम रीजन देते हैं। बाकी फाइनल जो आंसर है वो एजेंसी को मानना होता है, हम केवल हमारा अनुमान बताते हैं, इस तरीके से उत्तर हो सकता है। ठीक है ना, मैंने दोनों आपको बताए हैं, मिसफॉर्चून भी होता है, अनफॉर्चून भी होता है। वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सनी जी। चलो देखो आगे देखें, नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से सुने। प्रश्न नंबर 58, एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट साथी, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, है ना। और इसका जो एंटोनिम हो सकता है वो होता है ओप्यूक, ओप्यूक होता है जो पारदर्शी ना हो, ओपिक होता है जो पारदर्शी ना हो। 58 का बिल्कुल बहुत सारे साथी उत्तर बता रहे हैं, 58 में बी, 58 में बी, 58 में बी, बिल्कुल 58 में बी ही होगा, उपयोग ही होगा। उपयोग क्या होता है, ऐसी चीज जो पारदर्शी ना हो, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलने का प्रयास करते हैं। देखो भाई प्रश्न नंबर 59, देखो इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है साथियों, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, सेंटेंस को 4 भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, आपको वो पार्ट चूज करना है जो ग्रामर के हिसाब से और अर्थ के हिसाब से गलत है, जो ग्रामर के हिसाब से अर्थ के हिसाब से गलत है। ध्यान से सुनना है आपको। इन द मॉडर्न कोई गलती नहीं है, हो सकता है इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी, आधुनिक समय में कमर्शियल शहरों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मैनी ऑफ द ओल्ड वेज, है ना, इनमें से बहुत सारे जो पुराने तरीके हैं आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्टेड, डिस्कार्टेड मतलब छोड़े जा रहे हैं, है ना, अपनाने से रुका जा रहा है ना, ये है। अब देखो यहां जो मुझे नजर आया इस सेंटेंस में, इन द मॉडर्न कोई गलती नहीं है, इंक्रीजिंग में कोई गलती नहीं है, कमर्शियल सिटी इसमें कोई गलती नहीं है, मैनी ऑफ द ओल्ड वेज इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे जो गलती नजर आ रही है वो इस ग्रेजुअली शब्द में गलती नजर आ रही है। ग्रेजुअली, आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्टेड, आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्टेड, ये लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहां ये होना चाहिए आर बीइंग डिस्कार्टेड ग्रेजुअली, आर बीइंग डिस्कार्टेड ग्रेजुअली। मैं जो उत्तर मान रहा हूं उसमें, है ना, जो गलती मान रहा हूं वो ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं 4 नंबर सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर है, 4 नंबर सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर है। ठीक है, देखो आप बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर 2 में नहीं, 2 में मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि यहां आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्टेड इस सेंटेंस में मुझे गलती नजर आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो देखो क्लियर है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 60 पे, है ना। 60 नंबर सेंटेंस जो है 60 नंबर सेंटेंसेस है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो देखो, इट इज, ये थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है भाई, ये मैं इसमें कहूंगा कि इसमें आप बोनस लगाएं, है ना। ये प्रश्न जो है वो मेरी तरफ से मेरा मानना है कि गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से सुने। ये क्या कह रहा है, पढ़ के देखें। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इंटरोगेटिव में चेंज इसको करना है, आप पढ़ के देखें। इट इज नो गुड टू हेल्प
ए मीन, मीन होता है वैसे कंजूस इस टाइप का कोई शब्द होता है, मीन मैन, इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन। ठीक बात है, हम इसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुने कैसे चेंज होगा, कैसे चलो कैसे चेंज होगा इस बात को ध्यान से सुनना है। पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें चेंज करना है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो नॉर्मल सी बात है, यहां पहले ये देखो इट से सेंटेंस शुरू हुआ है, इट से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो ये तो इंटरोगेटिव हो ही नहीं सकते, समझ पा रहे ना, इट इज गुड टू हेल्प मैन, ये इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, ये इंटरोगेटिव नहीं हो सकता। इंटरोगेटिव की सबसे पहली पहचान क्या होती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो डब्ल्यूएच वर्ड होना चाहिए या इंटरोगेटिव होना चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या डब्ल्यूएच वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुने, इज इट नॉट बैड टू नॉट हेल्प द मीन, ठीक है, इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन। पहली कंडीशन तो ये देखें कि यहां इसने मीन शब्द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, यहां इसने मीन शब्द का प्रयोग नहीं किया। सेम अगर हमें शब्द चेंज करना था, अगर हम इसको उत्तर माने तो यहां इसने मीन शब्द का प्रयोग नहीं किया, और अगर यहां इसने मीन शब्द का प्रयोग किया है तो देखिए इसने एनी शब्द का प्रयोग भी कर दिया, और यहां इसने क्या कहा था भाई, यहां इसने कहा था आपको क्या चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इंटरोगेटिव में चेंज करते समय इसने साथ में क्या यूज किया भाई, एनी का प्रयोग किया, समय इसने साथ में क्या यूज किया भाई, एनी का प्रयोग किया है। एनी का मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है, इसका मीनिंग जो है वो नहीं आएगा, सेम मीनिंग नहीं आएगा। जो मीनिंग कौन सा आना चाहिए, इसका इंटरोगेटिव आना चाहिए। तो एक बार मैं कहूंगा कि इस सेंटेंस को आप किसमें रखें, बोनस के रूप में रखें। किसके रूप में, बोनस के रूप में आपको इसको सेंटेंस को रखना है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, इसका मैं मेरी तरफ से आपको कोई उत्तर नहीं बता रहा, ये एक बार के लिए मैं बोनस के रूप में रख रहा हूं। ठीक है, चलो देखो आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सुने ध्यान से, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में क्या है साथियों, 61 में बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में से किसी का प्रयोग करना है। सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, एनी मेंबर हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, लिटिल मेंबर, देखो लिटिल मेंबर्स यहां लिखा हुआ है, लिटिल तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, फूल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां सामान्यतः फूल मेंबर हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी सेंड दियर सब्सक्रिप्शन, फूल वैसे प्रयोग किया जा सकता है लेकिन इस सेंटेंस में मीनिंग के रूप में ठीक नहीं रहेगा, है ना। इस सेंटेंस का मीनिंग के रूप में क्या नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। फूल मेंबर्स, फूल ऑफ ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं, फूल का प्रयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ इस सेंटेंस के कहने का मतलब भी यही है कहीं ना कहीं कि जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स में से कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उन मेंबर्स में से कुछ लोगों ने क्या कर दिया भाई, कुछ लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन जमा करवा दिया है। तो यहां मेरा जो मानना होगा उत्तर वो होगा सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन। क्यों, इसकी वजह है लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है, एनी का प्रयोग जो है वो काउंटेबल के साथ होता है, सम का प्रयोग दोनों के साथ किया जा सकता है। इस बात के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको कहूंगा कि आप कौन सा माने भाई, ए इसका उत्तर माने। यहाँ पे सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, ये सही माना जाएगा। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 पे। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है, देखो एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। वी ब्लैंक देयर फॉर 10 आवर्स, वी ब्लैंक देयर फॉर 10 आवर्स क्या होना चाहिए, वी विल हैव, देखो वी विल हैव बीन लिव्ड, वी विल हैव बीन लिव्ड, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, नहीं बहुत सारे साथी कह रहे हैं यहां लिव्ड होगा। देखिए आप लिव्ड जो है ना, लिव्ड अगर लगाएंगे तो लिव्ड सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ सामान्यतः किसका प्रयोग नहीं होता, फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। लिविंग अगर करेंगे तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप लिव प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस किसका होगा, सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है नहीं, कंटिन्यूज इसमें बताया नहीं गया, कहीं भी कोई वर्ब नहीं दी गई, है ना। पास्ट इंडेफिनिट ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स लिखा हुआ है, सिंस फॉर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारे लिए कौन सा सेंटेंस बचा, ये 62 में 1 नंबर ऑप्शन हमारे लिए सही बचता है। ठीक है,
चलो आगे चले, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा शब्द है चारों में से जिसमें जो सफिक्स दिया गया है, जिसमें सफिक्स दिया गया है वो सफिक्स क्या है, सफिक्स का प्रयोग सही नहीं है। आप आराम से पढ़ के देखें, इन शब्दों को अगर पढ़ेंगे तो भाई लवेबल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूवेबल भी होता है, ऑनरेबल भी होता है। ये जो शब्द है ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, विक्ट्रिएबल नहीं होता, विक्ट्रिएबल शब्द नहीं होता। इसके साथ सामान्यतः हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रीफिक्स शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें सही कौन सा होगा भाई, 63 नंबर सही होगा, विक्ट्रिएबल। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो आगे, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है भाई, हु वॉज इट रिटन, हु वॉज इट रिटन बाय, ये क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटालिसाइज्ड वर्ड, यानी जो वर्ड इटालिक किया गया है उस शब्द के साथ कौन से शब्द को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो आप यहां इटालिक शब्द मुझे जो नजर आया वो हु शब्द नजर आया, और ध्यान किएगा अगर हु के साथ किसी शब्द को रिप्लेस किया जाता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए देखो आगे देखो, मैंने कहा इस हु के साथ जिस शब्द को रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहां व्हाट रिप्लेस नहीं हो सकता, हुज रिप्लेस नहीं हो सकता, पोजीशन को बताता है, विच भी रिप्लेस नहीं हो सकता, निर्जीव थिंग को बताता है, कनेक्टिव का काम भी करता है। यहाँ पे जो एक ही शब्द है जो रिप्लेस किया जा सकता है ये है whom was it written by, ये किसके द्वारा लिखा गया, एक ही हो सकता है whom, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। आगे देखें नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस, आपको क्या बताना भाई, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का आपको क्या बताना, इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, मेहनती का आपको क्या बताना है भाई, सिनोनिम बताना है, मेहनती का माफी चाहूंगा एंटोनिम बताना है, मेहनती का आपको एंटोनिम बताना है। तो मेहनती का एंटोनिम अगर बताना चाहेंगे तो जो पहला शब्द लिखा हुआ है इंडोलेंट, इंडोलेंट होता है आलसी, इंडोलेंट होता है आलसी, आलसी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इंडोलेंट। आगे देखिए नेक्स्ट, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, करना क्या है ऊपर देखें, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव, यानी इस सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। ये नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये देखिए नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, अफर्मेटिव में। देखो ये नो वन लग गया, ये नेगेटिव हो गया पहले ही, क्लियर है, नन ऑफ दीज तब होगा जब ऊपर वाला कोई सेंटेंस सही नहीं होगा, है ना। और इसने बोथ लिखा, एक और दो, दो होने, एक और दो दोनों नहीं हो सकते, पहला पहले से क्या है नेगेटिव है, अफर्मेटिव में नहीं है, तो यहां कौन सा सही हो जाएगा, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूं, है ना। तो इसमें भी क्या लिखा है, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसका सही कौन सा हो जाएगा, 66 का 2 नंबर सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, इस सेंटेंस को पढ़ना है। देखो ही डजंट बिहेव वेल, उसने अच्छा बिहेव नहीं किया, ब्लैंक ही होप्स टू गेट वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, आप सिंपल सा सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि उसने लोगों के साथ शायद अच्छा व्यवहार नहीं किया, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करने के बावजूद भी वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसको वोट आएंगे, यही तो बात हो रही है ना। वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करने के बावजूद भी सोच रहा है कि उसे अच्छे वोट आएंगे, अच्छी संख्या में उसे वोट मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस की दोनों में से विरोधाभास बताता हो, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, फिर भी वो किसकी उम्मीद कर रहा है, वोट्स की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ एल्स किसको बताता है, विकल्प को, या तो या, एल्स का मतलब या तो या होता है,
इन द मीन टाइम का मतलब होता है उस दौरान होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। नेवरदलेस का मतलब होता है, नेवरदलेस का मतलब फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, है ना। इसको अगर आप नेवरदलेस को यहां रख के देखेंगे तो ही डज नॉट बिहेव वेल, नेवरदलेस उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी ही होप्स टू गेट वोट, उसे वोट प्राप्त होने की उम्मीद है। यानी यहां कौन सा शब्द हो सकता है सही, यहां होगा सही 67 में कौन सा भाई, सेकंड नंबर ऑप्शन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो देखो आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68। दे हैव टू ब्लैंक टेक्नीशियन, वी हैव टू फ्यू। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे जो हैं टेक्नीशियन है, वी हैव टू मैनी, हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नीशियन है, वी हैव टू फ्यू, हमारे पास कुछ भी हैं, है ना, कुछ और भी हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा सेंटेंस है। इसको आप देखेंगे तो देखो टू के साथ लिटिल टेक्नीशियन लिखा हुआ है, टेक्नीशियन के साथ लिटिल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। टेक्नीशियन के साथ मच का प्रयोग नहीं होगा, मच भी किसके लिए आता है, किसके लिए आता है भाई, मच भी अनकाउंटेबल के लिए। अब यहां तो हो सकता है मैनी, यहां हो सकता है फ्यू, क्लियर है। अब देखो यहां टू लिखा हुआ है, टू के साथ फ्यू नहीं आता, टू के साथ कभी फ्यू नहीं आएगा, है ना। टू फ्यू आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन टू मैनी आपने सुना होगा, बहुत सारे टू मैनी आपने सुना होगा, है ना। ये दोनों ये अनकाउंटेबल है, टेक्नीशियन के साथ लिटिल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आता है, टेक्नीशियन के साथ मच नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आता है, टेक्नीशियन के साथ या तो मैनी आ सकता है या फ्यू आ सकता है। लेकिन ध्यान दें कि मैं फ्यू यहां इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद क्या नहीं आता, फ्यू का प्रयोग नहीं होता। तो बचा कौन सा विकल्प हमारे पास, एक, कौन सा, मैनी। दे हैव टू मैनी टेक्नीशियंस, वी हैव टू फ्यू, है ना। उनके पास बहुत सारे क्या है, टेक्नीशियंस हैं। इसमें आपको क्या करना है भाई, मैनी करना है। आगे देखो, सुने ध्यान से, चले चलो देखो क्या कह रहा है, द सेशंस ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड, ठीक है। यानी वास्तविक रूप से आपको ये क्या कहना चाह रहा है, एक वन वर्ड है, क्या है ये, एक वन वर्ड है। और वन वर्ड आपको ये कहना चाह रहा है कि युद्ध से पहले जो संधि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, युद्ध से पहले जो संधि की जाती है उस संधि को क्या कहा जा सकता है। युद्ध से संबंधित एक संधि होती है, उस संधि को क्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। देखो ये जो शब्द होता है, ये जो लिखा हुआ है शब्द, है ना, सेशन, इसका मतलब ठहराव, ठहराव। युद्ध से संबंधित, युद्ध को रोकने के लिए जो संधि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भाई, ये शब्द यहाँ पे एमनेस्टाइज शब्द प्रयोग होगा यहाँ पे, है ना। इसका मतलब होगा युद्ध रोकने के लिए किया गया समझौता, युद्ध रोकने के लिए की गई संधि। ये शब्द आपको यहाँ प्रयोग करना है, एमनेस्टाइज, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इस वन वर्ड में इसका सही उत्तर कौन सा होगा, फोर्थ नंबर होगा। ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। वन वर्ड और सिनोनिम एंटोनिम तो सीधे सीधे हैं, अगर आपको याद है तो हो जाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो फिर नहीं हो पाएंगे। ये एक इडियम है भाई, लोकोक्ति मुहावरों का एक प्रश्न है। हैव ए माइडस टच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो हर तरीके के काम को करने में सक्षम हो, जो हर तरीके के काम को करने में सक्षम हो, ये याद रखना है, हर तरीके के काम को करने में सक्षम। इसमें कौन सा मीनिंग आपको दिख रहा है, जो हर तरीके से काम को करने में सक्षम दिख रहा हो, देखो एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, है ना। इस इडियम का मतलब होगा हैव ए मिडास टच का मतलब होगा एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, हर काम को करने में जो सफलता प्राप्त कर ले, ऐसे व्यक्ति के लिए इस इडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इडियम और जो सिनोनिम एंटोनिम वाले सेंटेंस हैं उनमें तो ज्यादा चीजें समझने की आवश्यकता है नहीं, है ना। देखो भाई ये भी एक वन वर्ड दे दिया आपको फिर दोबारा, ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर। सीधी सी बात यह है कि एक ऐसा आदमी, है ना, जो बहुत ज्यादा लिखता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाला जो चीज होती है ना, बढ़ा चढ़ा के पेश करने से संबंधित है ये चीज, और बढ़ा चढ़ा के संबंधित पेश करने वाली जो चीज होगी उसे बोलेंगे हाइपरबोल। क्या बोलेंगे, हाइपरबोल। ये तो सीधे सीधे हैं, इसमें आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो नेक्स्ट, आई ब्लैंक ए लेटर दिस मॉर्निंग।
दिस मॉर्निंग। ठीक है, चलो देखो, अब देखो यहां एक शब्द लिखा हुआ है साथियों, दिस मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ है? दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग शब्द आपको बता रहा है कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब की देखो, अगर यहाँ पे लास्ट मॉर्निंग होता तो क्या हो जाता, रोट हो जाता, है ना, रोट हो जाता, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, दिस मॉर्निंग की बात हो रही है। दिस मॉर्निंग को हम मान के चलेंगे, बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। दिस मॉर्निंग को हम मान के चलेंगे, बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। हाँ, अगर ये हम ये मान लें, ध्यान रखना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इंसान है वो ये कहना चाहता है कि अभी 12 बजे हैं और मैंने आज सुबह क्या लिखा था, पत्र लिखा था, तो फिर आप चाहें तो इसको क्या मान सकते हैं, रोट भी मान सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहा है, वो इस दिस मॉर्निंग को प्रेजेंट ही मान के चल रहा है। और प्रेजेंट अगर मानेगा तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट अगर मानेगा तो यहाँ राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है, यहाँ राइट सही होगा, इसमें भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे देखें, ये भी एक वन वर्ड ही है भाई, है ना, वन वर्ड है। वन वर्ड क्या है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के की जाने वाली स्पीच, बिना किसी तैयारी के, यानी बिना कोई तैयारी की जो स्पीच दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भाई, इसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। एक्सटेम्पोर कहा जाता है ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी गई हो, जिसकी पूर्व तैयारी नहीं की गई हो। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट। देखो क्या है भाई, इसमें लिखा क्या है, द पेंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर ए बिट अंडर वेदर एट ऑल टाइम्स। ये इडियम है, लोकोक्ति पूछी गई है भाई, ए बिट अंडर द वेदर एट ऑल टाइम। इसका क्या मतलब होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति अनहेल्थी है, यदि कोई व्यक्ति बीमार फील कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ फील कर रहा है, तो अस्वस्थ व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप लिखेंगे फीलिंग सिक और अनहेल्दी, फीलिंग सिक और अनहेल्दी। यानी मैं लिख सकता हूं, द पेंडेमिक हैज मेड एवरीवन सस्पेक्ट दैट दे आर अनहेल्दी एट ऑल टाइम। ये जो पेंडेमिक आई थी, है ना, ये जो पेंडेमिक थी, उसने ये लोगों को ये लगा, ये सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों को कि शायद सारे ही लोग क्या हैं, बीमार है। ठीक है ना, ये बीमार होने के संबंध में एक इडियम है, ये भी आपको याद रखना है। और बीमार होने का संबंध एक ही चीज से है, तीसरे नंबर ऑप्शन से, फीलिंग सिक और अनहेल्दी। इस बात को आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। देखो, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए there was a regular blank between the merchants and the laborers। ये कह रहा है व्यापारियों के बीच में और लेबर के बीच में रेगुलर क्या होती रहती है भाई। देखो, वॉर युद्ध नाउन के रूप में काम करता है, बैटल नाउन के रूप में काम करता है, दोनों रूप में काम करता है कभी कभी, है ना, लेकिन सामान्यतः नाउन के रूप में काम करता है। दोनों शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। वार युद्ध संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, बैटल युद्ध संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। फाइट जो है वो वर्ब और नाउन दोनों का काम कर सकता है, इसीलिए आप किसका प्रयोग करेंगे भाई, यहाँ फाइट शब्द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ फाइट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइट शब्द होना चाहिए। क्लियर है, आगे देखें भाई। नेक्स्ट आपको एक एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम लिखा हुआ है यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है भाई कोई ऐसी चीज जो प्रशंसा योग्य हो, प्रशंसा योग्य। और प्रशंसा योग्य का उल्टा जो होगा, एंटोनिम जो होगा, विलोम शब्द जो होगा, वो होगा क्रिटिकल। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल, है ना। एडमायरिंग इसका सिनोनिम होगा, क्रिटिकल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है, choose the option that meaningfully completes the sentence. We had to pay the taxi more because he brought us by more blank a route. इसमें आप ये कर लीजिएगा सर्किटियस, है ना, घुमावदार। इसका मतलब क्या होता है, घुमावदार। हमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा के लाया है टैक्सी वाला, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट।
इसमें सिंपल सी बात है बिल्कुल, स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग विल कम अगेन, ये नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे विल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई 79 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो आप, चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। आपको सफिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में जो आपने पढ़ा होगा प्रत्यय, हिंदी में जो प्रत्यय पढ़ा है, इंग्लिश में सफिक्स को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड ईगर, देखो साथियों आपको याद रखना, ईगर जो है ना, ईगर फुली नहीं हो सकता, ईगरनेस हो सकता है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग नहीं हो सकता, है ना, ईगरमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे केवल एक ही शब्द है हमारे लिए, ईगरली, एक्साइटेड एंड ईगरली यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल लगाना भाई। देखो सामान्यतः क्या होता है ना, सामान्यतः जितने भी भोजन से संबंधित शब्द हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आप इस बात को पढ़ें कि यदि कहीं भी भोजन से संबंधित विशेष कोई तथ्य दे दिया जाए, विशेष प्रकार का कोई भोजन हो, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जा सकता है, वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा भाई, द गुड डिनर, ही गेव अस द गुड डिनर, यहाँ पे सॉरी डिनर बोल रहा हूं, ही गिव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, यहाँ ब्रेकफास्ट के साथ क्या प्रयोग किया जा सकता है, द प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये गुड जो शब्द है ना, और जो गैव शब्द है, गैव शब्द इस ब्रेकफास्ट को क्या बना रहा है, डेफिनेट बना रहा है, और डेफिनेट सेंस के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है, डेफिनेट सेंस के रूप में द प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दें, टेम्परेचर टुमारो ब्लैंक मच द सेम एज डे, सॉरी सेम एज टुडे, तो यहाँ क्या होना चाहिए भाई, यहाँ मेरे ख्याल से टू बी, सॉरी विल बी, टेम्परेचर टुमारो विल बी मच द सेम एज टुडे, यहां 4 नंबर विकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट आपको भाई यहां पे पैसिव वॉइस बनाना है, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, फटाफट आप देखें और कोशिश करें। चलो देखो यहां पे जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला आंसर होगा। फोर्थ वाला क्यों आंसर होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। इसको पैसिव बनाया गया है। सबसे पहले क्या किया गया, फोर्स को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है ना, फोर्स ऑफ योर आर्गुमेंट को, फोर्स ऑफ योर आर्गुमेंट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया। और यहाँ देखो कैन दिया हुआ था, पैसिव में हम कैन के साथ बी का प्रयोग करते हैं, कैन बी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था देखो सी, और पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, कैन बी सीन, और उसके बाद क्या, उससे पहले क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, लिसन टू मी सेड मदर, लिसन टू मी सेड मदर, यहां आपका 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, मदर आस्क्ड मी टू लिसन, मदर आस्क्ड मी टू लिसन, ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। और 3 नंबर ऑप्शन सही क्यों होगा, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कौन सा वाक्य है भाई, ये जनरली वाक्य कौन सा है, एक इंपेरेटिव वाक्य है ना, जिनमें सलाह सुझाव आदेश निर्देश वाले चीजें दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंपेरेटिव चीज दी नहीं है, इसलिए हम आस्क्ड वाले को सही मानेंगे। अगर आस्क्ड की जगह ऑर्डर्ड होता, अगर आस्क्ड की जगह ऑर्डर्ड होता, मदर ऑर्डर्ड मी टू लिसन, फिर ऑर्डर्ड वाले को सही मानते, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने क्या मान लिया, इसको आस्क्ड सही मान लिया है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, ए थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, सीधी सी बात है, नॉर्मल एक वन वर्ड पूछा गया है, एक ऐसी चीज जिसको खाया जा सकता हो, खाने योग्य, तो क्या बोलेंगे, इडेबल, ऐसी चीज जिसे खाया जा सके, खाने योग्य जो चीजें होती हैं उन्हें इडेबल कहा जाता है। ठीक है ना, सिंपल सा, बिल्कुल एक सिंपल शब्द था। देखो कैटल ब्लैंक ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये नाउन से प्रश्न है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। कैटल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, कैटल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, भले ही कैटल के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, कैटल्स आर ड्रिवन होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86। इसमें आपको क्या करना है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है।
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, है ना। आपको क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, आपको एक चेंज करके बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है आपको। तो फटाफट आप देखेंगे, ये 4 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। 4 सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस आप देखें, सिंपल सी बात है, यहाँ कुड दिया हुआ है, तो कुड अगर दिया हुआ है तो नॉर्मल सी बात है प्रश्नवाचक है। और जब हम प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कनेक्टिव किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। एक ही सेंटेंस ऐसा दिख रहा है जहां पे इफ है, बाकी यहाँ भी टू दे रखा है, यहाँ भी टू दे रखा है, यहाँ भी टू दे रखा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। 86 वाला जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर जो है इसमें आपको क्या करना है, पेसिव बनाना है। ये देखिए ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, पेसिव आपको बनाना है। और गिव द ऑर्डर का अगर आप पेसिव बनाएंगे 3 नंबर विकल्प लेट द ऑर्डर बी गिवन, क्योंकि आपको पता है पेसिव में जो आदेश निर्देश वाले जो वाक्य हैं लेट से बनाए जा सकते हैं। ये आदेश वाला वाक्य है तो आदेश वाला वाक्य लेट से बनाया जा सकता है, इसलिए लेट में ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, आपको ये बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस आपको अफर्मेटिव बनाना है। ऐसा इनमें से चूज करिए, चुनाव करिए जो सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य आपको बनाना है। शी इज नॉट गिल्टी, वो क्या नहीं है, दोषी नहीं है, तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा शी इज इनोसेंट, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या भाई, कैन यू टच द स्काई, इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहां देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, है ना। फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस टू अजर्टिव, अजर्टिव में बदलना है, अफर्मेटिव में या नेगेटिव में। अजर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव या नेगेटिव। आपको प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है, इसको आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदलना है। देखो कैन से दिया गया है तो आप इसको बदल दें द स्काई कैन नॉट बी टच्ड, है ना। सॉरी, इसको थोड़ा सा हटाएं आप, इसको चेंज किया जा सकता है इससे, है ना। सी नंबर जो ऑप्शन है आपका, यू कैन नॉट टच द स्काई, कैन यू टच द स्काई, क्या तुम आकाश को छू सकते हो, ये कह रहा है यू कैन नॉट टच द स्काई, तुम आकाश को नहीं छू सकते। ये क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, इसने यही लिखा है अजर्टिव। या तो अफर्मेटिव बनाइए इसका या नेगेटिव बनाइए, और नेगेटिव बनाओगे तो कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरे वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या करना है भाई, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो सेंटेंस है इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है डायरेक्ट स्पीच और आपको इनडायरेक्ट बनाना है। और ध्यान से अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो 2 नंबर वाला सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन से वाला, 2 नंबर सेंटेंस में सही हो जाएगा इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91 की अगर बात करें तो इसमें क्या पूछा गया भाई, एंटोनिम पूछा गया है ना। डिप्लोरेबल का एंटोनिम पूछा गया है। डिप्लोरेबल का एंटोनिम जो होगा वो होगा भाई एडमिरेबल। क्या होगा, एडमिरेबल, है ना, प्रशंसा योग्य, प्रशंसा योग्य। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का एंटोनिम पूछा गया है। फ्रिक्वेंट होता है बार बार, बार बार का एंटोनिम कौन सा होगा, ओकेजनली, कभी कभार, है ना। बार बार का एंटोनिम कौन सा होगा, ओकेजनली, कभी कभार। इस बात को आपको याद रखना है। A nation or person engaged in war or conflict as a recognized by international law, ठीक है ना। एक ऐसा देश जो युद्ध में शामिल है, जो युद्ध कर रहा है, युद्धरत देश को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई, युद्धरत के लिए शब्द प्रयोग होगा कौन सा, बिलिग्रेंट। कौन सा, बिलिग्रेंट शब्द प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें 93 नंबर जो है इसमें कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बिलिग्रेंट सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। 94 नंबर क्या है भाई, I couldn't sleep blank very tired। देखो इसमें जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए वो हो सकता है 1 नंबर विकल्प, although I was very tired, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन आपको सही करना है। Which of the following word does not have full as a suffix, ये क्या कह रहा है कि कौन से शब्द में फुल नाम का उपसर्ग नहीं लगाया जा सकता, सॉरी प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता, है ना। यहाँ देखो सफिक्स का है, सफिक्स होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। निम्न में से कौन सा शब्द है जिसके साथ फुल जोड़कर शब्द नहीं बनाया जा सकता। साथियों हार्मफुल हो सकता है, हेटफुल हो सकता है, हेडफुल भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता, हाईफुल नहीं हो सकता। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा सही, हाई सही होगा। इस बात को सही आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई प्रश्न नंबर 96, द न्यूज ऑफ रिहान्स डेथ
स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब आग की जंगल की तरह, आपने सुना होगा ये बात, आग की जंगल की तरह फैल गई है ना। आग की जंगल की तरह फैलने का जो सही शब्द होगा वो होगा स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैल जाना। किसी बात को तेजी से फैल जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तेजी से फैल जाने के लिए वाइल्ड फायर या आग की जंगल की तरह फैलना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 97। 97 जो प्रश्न है इसमें क्या लिखा गया है? इफ ही ब्लैंक व्हाट आर वी टू डू। यहां कुछ नहीं है, यहां देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में सामान्यतः हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहां पे कम जा जाएगा है ना। अगर इसके अलावा कुछ और कंडीशन दी हुई तो होती तो यहां देखते कि हेड आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन यहां और कोई विशेष कंडीशन दी नहीं गई तो यहां हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका भाई 98 नंबर क्वेश्चन। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सही है वो ध्यान से सुने आप। आपको क्या करना है, इसमें क्या दिया गया है? पेसिव चेंज करना है, आपको पेसिव बनाना है। और थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनेंगे आप, इसको देखेंगे तो आप देखेंगे ये आपको इसने पेसिव दिया हुआ है। इफ द फूड हैड नॉट बीन, देखो हैड नॉट बीन है ना, उसके बाद हैव बीन, ये इसने पेसिव दिया हुआ है। आपको एक्टिव का चुनाव करना है और इन विकल्प में से सही जो एक्टिव नजर आएगा वो सही एक्टिव होगा भी कौन सा? ए वाला, इसका बिल्कुल सही एक्टिव होगा। क्योंकि देखिए ये दो तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, इसने टेंस ही गलत कर रखा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दो विकल्प हैं जो डाउटेबल थे, लेकिन दोनों में सही कौन सा होगा? ए वाला। अगर ध्यान से आप एक्टिव पेसिव के रूल पढ़ेंगे तो ए वाला जो विकल्प है आपको सही नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है 99 बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंडायरेक्ट पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें ए वाला जो विकल्प है, ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 100 वाला जो प्रश्न है ना, इसमें सही होगा आपका विकल्प भाई। प्रश्न नंबर जो 100 है इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया है इट वाज ही हु पुट ए स्पोक इन माय व्हील। पुट ए स्पोक इन माय व्हील का मतलब होता है, एक लोकोक्ति है भाई, लोकोक्ति मुहावरों का ये प्रश्न है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम में अड़चन पैदा करे, और काम में अड़चन पैदा करने के लिए शब्द हो सकता है वो हो सकता है थॉवर्टेड। क्या होता है? थॉवर्टेड मी। ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों एक बार आप थोड़ा सा, कुछ बच्चों के मैं कमेंट देख रहा था, हिंदी में भी समस्या आ रही। देखो हिंदी के 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो डाउटफुल है। ठीक है, जैसे 1-2 प्रश्न मैं बच्चों के कमेंट देख रहा था, मैं कमेंट के हिसाब से आपको बताऊं कि किस हिसाब प्रश्न में डाउट है, किस प्रकार से वो जो आंसर बताए वो हमने हमारे हिसाब से बताए हैं। और जो लास्ट फाइनल आंसर की क्या होती है वो तो देखो पेपर लिए उसके हिसाब से ही मान्य होगा। देखो यहां आप देख सकते हो, जैसे ये शब्द है, ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है। मैंने कमेंट देखा था, बच्चे बता रहे थे 35 का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द है ना, पाणिनीय, इसमें भी ईए प्रत्यय है और स्मरणीय भी ईए प्रत्यय है। अब बताओ दोनों में ईए प्रत्यय है, तो हमने कहा था कि हमारे हिसाब से भी स्मरणीय को सही माने। ये हम अपनी तरफ से आंसर बता रहे थे, बाकी जो आंसर सही कैसे होगा वो देखो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। इसमें अनिय कन्फर्म है, इसमें भी अनिय कन्फर्म है। यहाँ पाणिनि शब्द मूल है ये प्रत्यय, और इसमें स्मरण शब्द मूल होता है, ये स्मरण शब्द मूल होता है, इसमें ये प्रत्यय है। तो इस प्रकार के हिंदी के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर डाउटफुल है, तो इस चीज के आपको ध्यान रखना है। और आप अपना सेफ स्कोर क्या मानते हैं, जो बच्चों ने पेपर दिया है वो अपनी ईमानदारी से बताएं। एक प्रश्न में और बता देता हूं आपको, देखो यहां भी आपने देखा गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो यहां जो सुरभि है ना, ये सुरभि होता है वैसे तो गाय, लेकिन ये मंदार भी गलत है। तो फिर हमने सोचा कि भाई सुरभि की बड़ी मात्रा की बजाय पेपर में जल्दबाजी में छोटी मात्रा हो गई है, इसलिए हमने मंदार बताया। मंदार एक स्वर्ग का वृक्ष होता है, स्वर्ग जो होता है, एक स्वर्ग का वृक्ष जो होता है उसे वो मंदार का पर्यायवाची है। तो उसके हिसाब से हमने बताया कि मंदार इसका सही उत्तर है, क्योंकि हो सकता है पेपर में सुरभि ये लिखना चाहिए, जल्दबाजी में ऐसा लिखा गया है, तो ये हो सकता है। इसके हिसाब से हमने हिंदी में बताया है। ठीक है, बाकी 4-5 प्रश्नों पे डाउट है वो डिलीट होते हैं, आपको बोनस मिलता है, क्या होता है देखो ये तो आंसर की ही बताएगा। बाकी आप अपने कमेंट में बता देना कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। फिर आखिर आगे का पेपर आपका हो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपने तैयारी की है अच्छी तैयारी की होगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर बाद में कभी। थैंक यू, बाय बाय।